everyone, this is CSCS Tejal Karare with lots of energy. Let me start with today's session. आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं एजेंसी यूनिट. बहुत सारे स्टूडेंट बिकॉज ये सबसे लास्ट यूनिट होता है तो जब तक वो पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म कर देते हैं तब तक वो उनको ऐसा लगता है बहुत सारी चीजें बार बार रिपीट हो रही है और बहुत सारा कंटेंट है तो यूजुअली इस यूनिट को छोड़ के जाते हैं. जबकि इसमें 182 से लेके 238 तक के सेक्शंस है और बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट यूनिट है. अगर आप लोग ये यूनिट मिस करते हो तो फॉर श्योर आपके 4 मार्क्स तो जाने ही वाले, मतलब आप लिख नहीं पाओगे, ये पक्का है. तो ये यूनिट से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें. 1.5 घंटे में आई विल ट्राई टू कवर ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम एजेंसी यूनिट. मैं ट्राई करूंगी कि जितना हो सकता है उतना आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी दे दूं और बहुत सारे एग्जाम्पल से समझाऊंगी. मेरा ये पूरा यूनिट होने के बाद एक बार आप लोग अगर ये वीडियो देख लेते हो तो एक बार आपको बस मॉड्यूल से जितने भी एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हैं वो एक बार गो थ्रू करना है. बिकॉज बहुत बार ऐसा करता है इंस्टीट्यूट की जो एग्जाम्पल्स दिए हैं उन्हीं को क्वेश्चंस पे कन्वर्ट कर देता है. तो एक बार बस एग्जाम्पल्स देख लेना वो सारे, ताकि वही अगर आए आपके एग्जाम में तो आपको इजी हो. एंड जितना भी कॉन्सेप्चुअली जितना भी हो सकता है उतना मैं इस वीडियो में कवर करूंगी. मैं बहुत बहुत तो नहीं बट हाँ फास्ट तो मैं करूंगी क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है ना कि नॉर्मल वीडियो की जहाँ पे मैं एक एक कॉन्सेप्ट को समझाऊँ और आराम से बैठ के हम लोग मतलब डिस्कशन करें उस पर. बट ये रिवीजन वीडियो होगा तो थोड़ा सा फास्ट होगा. मैं ट्राई करूंगी कि 1.5 घंटे में आपका पूरा एजेंसी कवर हो जाए. तो अगर आप लोगों का अकेले में बैठने के बाद अगर आपका एजेंसी कवर नहीं हो रहा है 4-5 घंटे अगर आप वही करते रह रहे हो तो फिर उससे अच्छा आप लोग मेरे साथ साथ रिवाइज करो ताकि आप लोगों का भी फायदा हो. ये जो भी नोट्स है ये रिवीजन लेक्चर्स के ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हुए हैं, वहां से आप ले लेना. चलो लेट मी स्टार्ट विद द एजेंसी टॉपिक. सबसे पहले लिखा हुआ है एजेंसी यूनिट नंबर 9 सेक्शन नंबर 182 से लेके 238 तक पहुंचना है. जो एजेंसी का मतलब है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने डिफाइन नहीं किया हुआ है. एजेंसी का मतलब नहीं डिफाइन किया, लेकिन उसके जो पार्टीज होते हैं, 2 पार्टीज होते हैं, एक होता है एजेंट तो दूसरा होता है प्रिंसिपल. इन दोनों के जो डेफिनेशन है वो बताए हुए हैं. अब एजेंट का मतलब क्या होता है, ये डेफिनेशन कहाँ दिए हुए हैं, सेक्शन नंबर 182 में दिए हुए हैं. एजेंट का मतलब क्या है, वेयर अ वन पर्सन employed to do an act or to represent for another in dealing with the third person. ठीक है, इसका मतलब क्या है, किसी भी एक पर्सन को आपने किसी दूसरे इंसान के लिए, दूसरे इंसान के बिहाफ पे एक्ट करने के लिए या उसे रिप्रेजेंट करने के लिए टू द थर्ड पार्टी, किसी भी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए या एक्ट करने के लिए इन फ्रंट ऑफ द थर्ड पार्टी एम्प्लॉय किया हुआ होता है, वो बंदा होता है एजेंट माना जाएगा. वो बंदा क्या माना जाएगा, एजेंट माना जाएगा. और प्रिंसिपल कौन माना जाएगा, कि जिसके लिए वो बंदा एक्ट करेगा या उसे जिसे वो रिप्रेजेंट करेगा उसे माना जाएगा प्रिंसिपल. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग एडमिशन के लिए मेरे पास आए, ठीक है, अब मैं इतना जिस तरीके से बिजनेस ग्रो हो रहा है उस हिसाब से तो मैं हर एक स्टूडेंट का एडमिशन मैं खुद नहीं ले सकती, ऑब्वियस सी बात है. लेकिन तो मैंने क्या किया, मैंने किसी और को अपॉइंट किया. तो मैंने क्या किया, मैंने ए पर्सन को अपॉइंट किया मेरे बिहाफ पे मैंने ए पर्सन को अपॉइंट किया है एज माई एजेंट. तो मैं बनूंगी प्रिंसिपल जिसे वो रिप्रेजेंट करेगा, इन फ्रंट ऑफ थर्ड पार्टी यानी कि स्टूडेंट्स, इन फ्रंट ऑफ थर्ड पार्टी यानी कि स्टूडेंट. और आप लोगों के सामने अगर कोई पर्सन मेरे बिहाफ पे मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है या आपके एडमिशंस का पूरा प्रोसेस संभाल रहा है, इसका मतलब मैंने उस बंदे को एज माय एजेंट अपॉइंट किया है. और जिसे वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या माना जाता है, प्रिंसिपल माना जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट ऑफ एजेंसी का मतलब क्या है. अगर 2 कंडीशंस पूरे होते हैं, अगर दोनों का आंसर यस है तभी जाके माना जाएगा कि उन दोनों के बीच में एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. 2 कंडीशंस कौन से, सबसे पहला द पर्सन हैज द कैपेसिटी टू बाइंड द प्रिंसिपल. ये जो पर्सन है, ये पर्सन कौन से पर्सन की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं एजेंट की. तो अगर एजेंट के पास ये कैपेसिटी है कि वो प्रिंसिपल को बाइंड कर सकता है एंड मेक हिम आंसरेबल टू द थर्ड पार्टी, यानी कि जो भी मैंने ए पर्सन अपॉइंट किया था वो मुझे बाइंड कर सकता है और मुझे आंसरेबल कर सकता है इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स, तब जाके एंड ये दोनों कंडीशंस एंड है. ठीक है, ये दोनों कंडीशंस पूरे होने चाहिए. एंड अलोंग विद दैट कैन एस्टैब्लिश द प्रिविटी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी. मेरे और आपके बीच में एक प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकता है. मतलब क्या, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी कंसिडरेशन वाले चैप्टर में हो चुका था. स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सी द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, बट उसके एक्सेप्शंस थे वगैरह वैसा. तो अगर मेरे और आपके बीच में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश हो जाता है एंड अगर 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 एजेंट मुझे बाइंड कर सकता है उसके किए हुए एक्ट्स के लिए जो कि उसने मेरे बिहाफ पे किए हैं इन फ्रंट ऑफ द थर्ड पार्टी, इन फ्रंट ऑफ थर्ड पार्टी यानी कि मैं थर्ड पार्टी को आंसरेबल बन जाती हूँ, तब जाके माना जाएगा कि वहां पे टेस्ट ऑफ एजेंसी पूरा हो जाता है. इसी को बोला जाता है
क्वी फैसिट पर एलिम फैसिट पर से, ये लैटिन वर्ड है, मतलब ही क्या, who acts through an agent is himself acting, मतलब अगर मैंने अपने एजेंट को बोला है कुछ एक्ट करने के लिए तो इट इज एज गुड एज कि मैंने ही वो एक्ट किया है। ये हो गया तुम्हारा सेक्शन नंबर 182। अगली बात करेंगे सेक्शन नंबर 183। 183 में बोला है प्रिंसिपल कौन होगा, हु मे एम्प्लॉय, मतलब क्या एजेंट को कौन एम्प्लॉय कर सकता है, मतलब ये प्रिंसिपल कौन होगा, या तो वो मेजर बंदा होगा या तो वो साउंड माइंड वाला बंदा होगा। ये था तुम्हारा सिंपल, बस खत्म हो गया 183। 184 में क्या बोला है, एजेंट कौन होगा। 183 में बोला गया है कि प्रिंसिपल कौन होगा, 184 में बोला गया है कि एजेंट कौन होगा। एजेंट कौन होगा, कोई भी पर्सन बन सकता है, फिर वो मेजर हो, माइनर हो, अपोजिट ऑल्सो, मतलब क्या, माइनर हो, अनसाउंड हो, साउंड हो, मेजर हो, कोई भी बंदा हो एजेंट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट एज अ रूल ऑफ कॉशन, जो भी माइनर है या अनसाउंड वाला बंदा है उसको हम अपॉइंट नहीं कर सकते, बिकॉज प्रिंसिपल जो है वो, इन दैट सिचुएशन प्रिंसिपल जो है वो एजेंट के अगेंस्ट कुछ भी एक्शन नहीं ले पाएगा। अगर कुछ भी एजेंट ने कांड किया है, प्रिंसिपल कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो माइनर है, अनसाउंड है, तुम्हें पता था, तुमने फिर भी कॉन्ट्रैक्ट किया तो अलाउ नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले 183 मतलब क्या, प्रिंसिपल कौन बनेगा, मेजर पर्सन बनेगा, या तो फिर जो बंदा साउंड होगा। एजेंट कौन बन सकता है, कोई भी बन सकता है, एनी पर्सन, मेजर, माइनर, अनसाउंड, साउंड, कोई भी हो चलेगा। सेक्शन नंबर 185 ऑलरेडी हमने किया हुआ है, कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ये अगर याद होगा तो सेक्शन नंबर 25 एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन में देखा था हम लोगों ने, कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में। अगला सेक्शन नंबर 186 क्रिएशन ऑफ एजेंसी। एजेंसी कैसे क्रिएट हो सकता है, या तो एक्सप्रेस अथॉरिटी से या तो इम्प्लाइड अथॉरिटी से क्रिएट होगा। अब ये जो एक्सप्रेसली बोला जाता है या इम्प्लाइडली बोला जाता है, एक्सप्रेसली कैसे बोला जाता है, या तो आप वर्ड्स बोल के स्पोकन, मतलब क्या, कॉल करके बता दिया कि भाई तू मेरा एजेंट है, या तो राइटिंग में, या तो वर्ड से, या तो स्पोकन, या तो रिटन, मतलब क्या, राइटिंग में मतलब मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करके दे दिया आपको कि मेरे बिहाफ पे आप लोग एक्ट करो, तो राइटिंग में भी हो सकता है, या तो आप बोल के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक्सप्रेसली करना है। या तो फिर दूसरा वे है इम्प्लाइडली। ये है तुम्हारा सेक्शन नंबर 187। सेक्शन 186 क्या बोलता है कि जो भी तुम्हारा एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, बट वो एक्सप्रेस का मतलब एंड इम्प्लाइड का मतलब जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 187 में। एक्सप्रेस मतलब क्या कि बोल के या फिर राइटिंग में आप बता सकते हो। इम्प्लाइडली का मतलब क्या है, इम्प्लाइड मतलब क्या है, इन्फर्ड फ्रॉम द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, जहां पे आपने बोला है या डील किया है, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब क्या, मेन बेसिक पॉइंट है सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस और द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, कि सिचुएशन इस तरीके से क्रिएट की हुई है कि ऑटोमेटिकली इट इज बट ऑब्वियस इट इज इम्प्लाइड कि भाई सामने वाला बंदा आपका एजेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल शेयर मार्केट में होता है कि आप लोग जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं वो और 10 लोगों को हायर करते हैं उनके नीचे काम करने के लिए, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इतना बड़ा बिजनेस होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि अकेला बिजनेस नहीं हैंडल कर रहा, अगर वो मेरे ऑफिस में काम कर रहा है तो इट इज द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस कि वो मेरा एजेंट बनकर ही आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा है। तो या तो सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस या कंडक्ट ऑफ द पार्टी से इम्प्लाइडली होगा, एंड एक्सप्रेसली कैसे, या तो बोल के स्पोकन वर्ड्स और राइटिंग में आपका हो सकता है। ये कहाँ लिखा है, 187 में। तो एक बार रिवाइज करा देती हूँ। 182 में डेफिनेशन लिखा था कि एजेंट कौन होगा, प्रिंसिपल कौन होगा। 183 में प्रिंसिपल कौन रेप बनेगा वो बताया। 184 में एजेंट कौन बनेगा वो बताया। 185 में कंसिडरेशन जरूरी नहीं वो बताया। 186 में इम्प्लाइड या तो एक्सप्रेसली अथॉरिटी दी जाएगी वो बताया है। एंड 187 में एक्सप्रेस का मतलब क्या एंड इम्प्लाइड का मतलब क्या ये बताया गया हुआ है। ये हो गया तुम्हारे 187 तक के सेक्शंस। अगले बात करेंगे सेक्शन नंबर 188 इंपॉर्टेंट एजेंट्स अथॉरिटी इन द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, मतलब नॉर्मली to do any lawful things which is necessary for the purpose in the usual course of business or for conducting such business। का मतलब क्या है, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में एजेंट वो सारे काम कर सकता है जो उसको लॉफुली करने चाहिए, जिसके लिए मतलब वो एक बिजनेस कर रहा है या जो भी रीजन से मैंने उसको अपॉइंट किया है। अज्यूम करो मैंने एडमिशन लेने के लिए किसी एजेंट को अपॉइंट किया है, तो वो एडमिशन लेना इज माय नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस और फॉर द कंडक्ट ऑफ सच बिजनेस। तो उस चीज के लिए, अगर उस पर्पस के लिए वो कुछ भी लॉफुल थिंग करता है, इसका मतलब वो नॉर्मल सिचुएशन में, मेरे नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में वो मेरा क्या माना जाएगा, एजेंट माना जाएगा। या तो फिर इमरजेंसी सिचुएशन में भी एजेंट बन सकते हैं।
उसके लिए सेक्शन नंबर 189 दिया है। 188 में नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की बात की है। नॉर्मली अगर कोई भी लॉफुली कुछ भी कर रहा है किसी और के बिहाफ पे, एजेंट है, बात खत्म। 189 में क्या लिखा है कि इमरजेंसी सिचुएशन हुआ तो क्या माना जाएगा कि वो सामने वाला बंदा आपका एजेंट माना जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इमरजेंसी ऐसा सिचुएशन है जहां पे वो सारे एक्ट्स करने के लिए सामने वाला जो भी बंदा होगा, ए पर्सन होगा, वो एक्स पर्सन होगा, वो एक्स पर्सन टू डू ऑल सच एक्ट्स, उस बंदे को सारे एक्ट्स करने की परमिशन होगी। बट वो एक्ट्स कैसे होने चाहिए? प्रोटेक्ट प्रिंसिपल का लॉस। मतलब क्या? टू प्रोटेक्ट द प्रिंसिपल का लॉस का मतलब क्या है कि भाई ऑर्डिनरी मैन ऑफ प्रूडेंस में अगर वो खुद के केस में देखे, इन हिज ओन केस, अगर वो खुद ही के केस में देखे तो वो किस तरीके से अपने लॉस को सेव करने के लिए स्टेप्स लेता, वैसे ही उस बंदे ने अपने प्रिंसिपल के लिए वो सारे स्टेप्स लेने जरूरी है। इसका मतलब उसे भले ही वो अथॉरिटी ना दी हो लेकिन फिर भी वो एज ए एजेंट एक्ट होगा। एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आई हैव अ वेरी बैड थ्रोट बट इट्स ओके, करना है तो करना है। चलो, सो द पॉइंट इज कि ये जो बंदा होता है जो इमरजेंसी सिचुएशन में अपॉइंट किया जाएगा एज ए एजेंट, वो बंदा, जैसे मैंने किसी ट्रांसपोर्ट वाले बंदे को कुछ पेरिशेबल नेचर के गुड्स दिए, वो बंदा मैंने कहा एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए, वो डेस्टिनेशन के बीच में ही कोई ऐसे सिचुएशंस आ गए कि फ्लड आ गया या नेचुरल कैलामिटी, कुछ तो ऐसा हुआ जिसकी वजह से रास्ता बंद हो चुका है और आप आगे नहीं जा सकते अगले 4 दिन के लिए। अगर अगले 4 दिन के लिए वो बंदा आगे नहीं गया तो ऑब्वियस सी बात है मेरा वहां पे नुकसान होगा, बिकॉज पेरिशेबल नेचर के गुड्स है। वो बंदा मेरा एजेंट नहीं था, उस बंदे का काम सिर्फ इतना था कि वो एक जगह से, वो मेरे लिए एज अ, मतलब बेलर बेली, अगर आपको याद होगा तो वो ही वाज एक्टिंग ओनली एज अ बेली ऑफ द गुड्स, की उसे एक जगह से दूसरी जगह पे केयरफुली गुड्स को लेके जाना था, दैट्स इट। बट बिकॉज सिचुएशन ऐसा आया, अगर उसने वो पेरिशेबल नेचर के गुड्स को वहां पे सेल नहीं किया, देन इन दैट सिचुएशन मेरा लॉस होगा। तो इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसी सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो गए कि उसको वो अथॉरिटी दी गई कि भाई तू मेरे बिहाफ पे एक्ट कर ताकि मेरा लॉस सेफ हो। तो बट इसके लिए कुछ कंडीशंस दी हुई है, कंडीशंस ध्यान से देखो। पहला, एजेंट शुड नॉट बी इन द पोजीशन टू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिकेट विथ हिज प्रिंसिपल विद इन अ रीजनेबल टाइम अवेलेबल, कि भाई उसने मेरे तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, कॉल किए, मैसेजेस किए, बट वो मेरे तक नहीं पहुंच पाया। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ नेटवर्क था, वहां पे पूरा नेटवर्क डैम, मतलब पूरा ये जो ब्लॉकेज लगा हुआ था कि किसी भी तरीके से आप सामने वाले तक किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, कांटेक्ट नहीं कर सकते। तो एक तो उसने ट्राई करने की कोशिश की रीजनेबल टाइम जो भी उसके पास अवेलेबल था, बट वो मुझ तक नहीं पहुंच पाया। दूसरा, जो भी कांड किया है, जो भी वो एक्ट कर रहा है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है उस सिचुएशन के लिए जिसकी वजह से मेरा लॉस नहीं होगा। तीसरा, वो एक्टेड बोनाफाइड एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल, वो खुद के सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करना चाहिए, उसने मेरे हित में वो चीज करनी चाहिए। अडेप्टेड मोस्ट रीजनेबल एंड प्रैक्टिकल कोर्स, मतलब ऐसा नहीं कि अज्यूम करो कि मैंने जो पेरिशेबल नेचर के गुड्स भेजे थे उसकी वैल्यू थी, अज्यूम करते 2 लाख रुपए, और वो 20 रुपए में बेच के आया, तो दैट इज नॉट प्रैक्टिकल कोर्स, दैट इज नॉट रीजनेबल। 20 लाख 2 लाख की चीजें सपोज अज्यूम भी करते हैं हम लोग 1,80,000 में बेचा, 1.5 लाख तक बेचा, बहुत ज्यादा से ज्यादा, तब भी ठीक है, दैट इज रीजनेबल थिंग। लेकिन अगर तुम 20 रुपए में बेचोगे 2 लाख की चीज, फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। एंड गुड्स जो भी होंगे वो प्रिंसिपल के होने चाहिए जो उसके पोजीशन में थे, जिसकी वजह से उन सब्जेक्ट मैटर पे उसने वो कॉन्ट्रैक्ट किया। मेरे जो पेरिशेबल नेचर के गुड्स थे वो उसके पोजीशन में थे, जिसकी वजह से उसने ये इमरजेंसी वाला सिचुएशन यूज किया। तो 5 सिचुएशन आपको समझने, कौन से 5 कंडीशन है? पहला, तो रीजनेबल टाइम अवेलेबल में कॉन्टेक्ट करने की ट्राई किया। दूसरा दूसरा, एक्चुअल एंड डेफिनाइट उस सिचुएशन के हिसाब से नेसेसिटी था टू एक्ट इन दैट मैनर। तीसरा, बोनाफाइड इंटरेस्ट मेरा इन्वॉल्व था, मेरे लिए उसने वो एक्ट किया। जो भी सब्जेक्ट मैटर है वो सब्जेक्ट मैटर मेरे बिलोंगिंग्स थे जो कि प्रिंसिपल एजेंट के पोजीशन में थे। एंड चौथा, जो भी कांड किया है वो रीजनेबल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। ये 5 सिचुएशंस अगर पूरे होते हैं तो 189 के हिसाब से आप इमरजेंसी वाले सिचुएशन में एज ए एजेंट बन जाते हो। नॉर्मल सिचुएशन 188, इमरजेंसी वाला 189, दोनों भी इंपॉर्टेंट। अगला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 190, एंड एजेंट एक्ट एज अ एजेंट जो होता है वो कभी भी अपने काम को दूसरे को डेलीगेट नहीं कर सकता। पहला बेसिक रूल क्या बोलता है समझो, ध्यान से समझना। 180, 190, 191, 192 बहुत इंपॉर्टेंट, 193 ऑल्सो, लाइन से वन बाय वन। पहला,
कोई भी एजेंट दूसरे बंदे को अपना काम डेलीगेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एज अ प्रिंसिपल ऑलरेडी मैंने किसी और को डेलीगेट किया है, वो किसी अगर और को डेलीगेट करता है तो ये तो गलत बात होगी। क्यों? क्योंकि हमारा तो भरोसे का रिलेशन था, फिड्यूशियरी रिलेशन था, जिसकी वजह से मैंने उसे वो काम दिया था या उसको मैंने अपना एजेंट बनाया था। तो अगर हम दोनों के बीच में फिड्यूशियरी कैरेक्टर के नेचर का अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है, तो जहां पे मैंने तुमको कोई चीज के काम डेलीगेट किया है, तो तुम आगे जाके डेलीगेट वो सेम चीज को नहीं कर सकते। पहला पॉइंट क्लियर है क्या? कि एन एजेंट कैन नॉट लॉफुली एम्प्लॉय अनदर, एजेंट कैन नॉट लॉफुली एम्प्लॉय अनदर टू परफॉर्म द एक्ट विच ही हैज एक्सप्रेसली अंडरटेकन टू परफॉर्म पर्सनली। कि भाई तुम खुद करने वाले थे, तुमने किसी और को अपॉइंट किया तो नहीं चलेगा, अनलेस कि ऑर्डिनरी कस्टम है तुम्हारा या नेचर ऑफ एजेंसी ऐसा है कि तुम किसी और को एम्प्लॉय कर सकते हो। बट ये अलाउड नहीं किया जाएगा। इसके लिए एक्सेप्शन है कि कब अलाउ होगा, 3 सिचुएशन में, बट वो बाद में देखेंगे। पहला बेसिक रूल क्या है? कोई भी एजेंट किसी और को अपॉइंट नहीं कर सकता जहां पे एजेंट अपना काम किसी और को डेलीगेट करता है। एग्जाम्पल, जैसे मैंने क्या किया, मैंने आप लोग को कहा मैंने एक एजेंट को अपॉइंट किया और उस एजेंट को कहा कि यार तू एक काम कर, जितने भी पुणे के जितने भी कॉलेजेस है उन सारे कॉलेजेस में जाके जो भी मार्केटिंग या प्रमोटिंग ब्रांडिंग करना है वो सारा उन लोगों को जो इन्फॉर्मेशन देना है सारे स्टूडेंट्स को, वो जाके देकर आना है और कन्वर्ट करके लाना है स्टूडेंट्स को। ठीक है? तो मैंने इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक्स पर्सन को अपॉइंट किया था। उस एक्स पर्सन ने क्या किया, और ऐसे बंदे को अपॉइंट, उसका जो काम जो मैंने उसको भरोसे के साथ दिया था, उसने वो काम किसी और को अपॉइंट किया। अज्यूम करते हैं ऐसे बंदे को अपॉइंट किया कि जो सीए फाउंडेशन में ही 10 बार फेल हो चुका है। तो आप सोचो उसको कितनी सीए से नफरत होगी। जो बंदा सीए में फाउंडेशन में 5 बार फेल हुआ है, 10 बार फेल हुआ है, उसको तो सीए से वैसे ही नफरत होगी। आपको लगता है कि वो उस तरीके से कन्वर्ट कर पाएगा जैसे मैं चाहती हूँ? ऑब्वियसली नॉट। तो मैंने एक्स पर्सन को जब अपॉइंट किया था तब बहुत भरोसे के साथ किया था, और अगर वो भरोसा ही टूट जाएगा, एक्स जो आपका जो एक्स होगा, वो जो भी एक्स पर्सन अगर आपका भरोसा ही तोड़ देगा, तो फिर तो काम होना नहीं है। हाँ, बाकी आप समझदार है, मैंने बाकी कुछ बोला नहीं। तो अगर एक एजेंट दूसरे पर्सन को अपॉइंट करता है जहां पे वो चाहता है कि भाई तुम पर्सनली परफॉर्म करो उस काम को, तो वो काम किसी भी वे में आप लोग किसी और बंदे को, तीसरे बंदे को अपॉइंट नहीं कर सकते, अनलेस तुम्हारे ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस या नेचर ऑफ एजेंसी ही ऐसा है कि भाई तुम सब एजेंट अपॉइंट करो। अनलेस एंड अनटिल वो चीज ना हो, तब तक आप किसी और को अपॉइंट नहीं कर सकते। इसीलिए बोलते हैं, एक लैटिन आप लोगों को यहाँ पे वर्ड दिखेगा, डेलीगेटेस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेट। ठीक है? मतलब क्या, यू कैन नॉट अपॉइंट एनीवन लॉफुली टू डू योर थिंग जहां पे आपको ऑलरेडी किसी और ने डेलीगेट किया हुआ काम है। बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, 3 सिचुएशंस है जहां पे आप ये चीज कर सकते हो, यानी कि सब एजेंट अपॉइंट कर सकते हो। देखो, जो सब एजेंट होता है वो एजेंट का एजेंट होता है। मैं प्रिंसिपल हूं, मैंने एक्स पर्सन को अपॉइंट किया एज माई एजेंट, और उस एक्स ने सीए फाउंडेशन 4 बार, जो बंदा फेल हो चुका है 5 बार, उसे अपॉइंट किया है। इसका मतलब वो एजेंट का एजेंट बना है, राइट? तो फिर जो एजेंट का एजेंट होता है उसे सब एजेंट बोला जाता है, इसलिए बोला गया है सब एजेंट। कि तो ये सब एजेंट कब अलाउ होगा? सिर्फ 3 सिचुएशन में। कौन से 3? पहला, कि तुम्हारे टर्म्स ऑफ द अपॉइंटमेंट ही ऐसे है कि तुम सामने वाले को अपॉइंट कर सकते हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में ही ऐसा मेंशन हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, मेरा ही कंसेंट है, प्रिंसिपल ने कंसेंट दिया तो बात खत्म हो जाती है। दूसरा, कस्टम ऑफ ट्रेड, जैसे ब्रोकर वाला मैंने बोला, शेयर मार्केट में बहुत सारे एजेंट के सब एजेंट्स होते हैं, तो इसका मतलब कि कस्टम ऑफ ट्रेड की वजह से आप कर सकते हो, या अनफोर्सिन सिचुएशन, इमरजेंसी का सिचुएशन आया जहां पे आपको सब एजेंट अपॉइंट करना पड़ा। तो यहाँ पे आपको 3 सिचुएशन कौन सी? पहला, ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्ट में दिया है, दूसरा कस्टम ऑफ द ट्रेड, एंड तीसरा अनफोर्सिन सिचुएशन आ चुकी है जिसकी वजह से आपने क्या किया है, आपने सब एजेंट को अपॉइंट किया है, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बट सिर्फ इन 3 सिचुएशन में ही चलेगा। कहा लिखा है ये? सेक्शन नंबर 191। 190 में क्या बोला है? 190 में ये बोला कि सब एजेंट का मतलब क्या है? मतलब क्या कि तुम अपना काम किसी और को अपॉइंट नहीं कर सकते, जो भी एज अ एजेंट, मतलब मेरा एजेंट किसी और को वो काम अपॉइंट डेलीगेट नहीं कर सकता जो मैंने उसे दिए। 191 क्या बोलता है? 3 सिचुएशन में अलाउ किया जाएगा, एक्सेप्शन सिचुएशन दिए हुए। अब 192 एंड 193 बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी सब एजेंट अपॉइंट होता है, तब या तो वो विद द कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल होगा, यानी कि प्रॉपरली अपॉइंट किया जाएगा, या तो फिर वो प्रॉपरली अपॉइंट नहीं किया जाएगा। अगर वो प्रॉपरली अपॉइंट किया गया तो सेक्शन 192, अगर वो प्रॉपरली अपॉइंट नहीं हुआ 193। पहले मैं बात करती हूँ 192। मैं प्रिंसिपल हूँ, मैंने एक्स पर्सन को अपॉइंट किया एज माई एजेंट, और उसने किसी और को अपॉइंट किया है एज सब एजेंट। तो फिर इन दैट सिचुएशन क्या होगा? पहला,
प्रिंसिपल इज बाउंड टू द थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट्स डन बाय सब एजेंट। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करते हैं कि मैंने ऐसे पर्सन को अपॉइंट किया है, मैंने आप लोगों को अपॉइंट किया था, आपने आप बिकॉज ऑब्वियसली बात है आप सारे कॉलेजेस में नहीं जा सकते, 50 कॉलेजेस है इंडिया पुणे में, तो आप 50 कॉलेजेस में नहीं जा सकते, इसलिए आपने क्या किया किसी और को अपॉइंट किया, बट मुझे मेरे परमिशन से किया था, ठीक है, मेरा कंसेंट था उसमें, वहां पे प्रॉपरली लॉफुली अपॉइंट किया है। तो फिर इन दैट सिचुएशन जो भी सब एजेंट ने कांड किया है उसके लिए प्रिंसिपल भी लायबल होगा, क्योंकि मेरा कंसेंट है। बट ध्यान से समझना, जब सब एजेंट की बात होती है तो एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा प्रिंसिपल को, और सब एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा एजेंट को। मतलब जो भी रिपोर्टिंग होगा वो एजेंट का प्रिंसिपल को होगा, और सब एजेंट किसे करेगा, एजेंट को करेगा। लेकिन सब एजेंट जो भी कांड कर रहा है, सब एजेंट जो भी कांड कर रहा है उसके लिए प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को तब बाउंड होता है जब लॉफुली अपॉइंट किया गया हो और फ्रॉड वाला, विलफुल फ्रॉड या इन केस ऑफ विलफुल रॉन्ग और फ्रॉड वाला सिचुएशन ना हो। इन दैट सिचुएशन सब एजेंट के कांड के लिए इन दैट सिचुएशन सब एजेंट के कांड के लिए प्रिंसिपल लायबल नहीं है, अगर फ्रॉड वगैरह सिचुएशन है। लेकिन सब एजेंट ने कुछ कांड किया है, ऐसा कुछ काम किया है जो कि विद इन अथॉरिटी था, जो मेरे कंसेंट से गया है, तो मैं लायबल जरूर हूं, भले ही वो मुझे रिपोर्टिंग ना करे, वो मुझे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबल है एजेंट को, लेकिन फिर भी आई एम लायबल। तो ये ध्यान से समझना, देर इज डिफरेंस बिटवीन बाउंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड है बाउंड टू, बाउंड टू का मतलब है लायबिलिटी के पर्सपेक्टिव से बात करी जाएगी। एंड यहाँ पे वर्ड जो लिखा हुआ है कि सब एजेंट को प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा का मतलब है रिपोर्टिंग नहीं होगा बेसिकली, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैं समअप कर रही हूँ, ध्यान से समझना, बिकॉज 193 सेम पेज पे जाएगा। पहला ये है दैट सब एजेंट का अगर कोई प्रॉपरली अपॉइंट हुआ है, सब एजेंट लॉफुली लीगली सब कुछ सही है, मेरा कंसेंट है, तो जो भी सब एजेंट है उसका जो भी कांड है, जो भी काम उसने किया है, कांड नहीं, जो भी काम उसने किया है उसके लिए प्रिंसिपल हमेशा थर्ड पार्टी को लायबल होगा, बाउंड कर सकता है सब एजेंट थर्ड प्रिंसिपल को टू आंसर टू बिकम आंसरेबल टू द थर्ड पार्टी। दूसरा पॉइंट, सब एजेंट के कांड के लिए अगर प्रिंसिपल लायबल जरूर है, लेकिन सब एजेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है प्रिंसिपल को, सब एजेंट रिस्पॉन्सिबल है एजेंट को, और फिर एजेंट रिस्पॉन्सिबल है प्रिंसिपल को। ये बेसिक फंडा याद रखना। लेकिन अगर प्रॉपरली अपॉइंट नहीं हुआ है तो फिर ना ही जो प्रिंसिपल है वो थर्ड पार्टी को बाउंड है, ना ही मैं थर्ड पार्टी को कुछ आंसरेबल हूँ, ना ही मैं लायबल हूँ, और जो भी सब एजेंट का कांड है उसके लिए एजेंट लायबल होगा, उसके लिए एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा थर्ड पार्टी को भी और मुझे भी, बिकॉज मैंने प्रॉपरली अपॉइंट किए, मैंने कुछ कंसेंट ही नहीं दिया, और बाकी दोनों पॉइंट सेम रहेंगे। तो 193 एंड 192 हो चुके हैं। अगला 194, ध्यान समझना, ये जितने भी पॉइंट्स हमने देखे 190, 191, 192, 193, ये सारे सब एजेंट से रिलेटेड थे। वापिस से रिपीट करती हूँ, 190 में सब एजेंट का मतलब क्या है, मतलब उन्होंने क्या समझा कि कोई भी एक पर्सन किसी और पर्सन को वो काम डेलीगेट नहीं कर सकता जो उसको ऑलरेडी डेलीगेट किया गया है। ओके, इन दैट सिचुएशन एजेंट इज ऑलरेडी डेलीगेटी, आई एम अ डेलीगेटर, ही इज अ डेलीगेटी, वो और डेलीगेट नहीं कर सकता लॉफुली, ये 190 बोलता है। 191 क्या बोलता है, तीन एक्सेप्शनल सिचुएशन अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। 192 एंड 193 प्रॉपरली अपॉइंट हुआ है तो क्या, प्रॉपरली अपॉइंट नहीं हुआ है तो क्या, प्रॉपरली अपॉइंट प्रिंसिपल बाउंड है, नॉट प्रॉपरली प्रिंसिपल बाउंड नहीं है। अगर प्रिंसिपल बाउंड नहीं है तो कौन है, एजेंट है, रिस्पॉन्सिबल टू थर्ड पार्टी ऑल्सो एंड टू द प्रिंसिपल ऑल्सो। अगला पॉइंट 195 के बारे में हम लोग अब नहीं, 194 के बारे में अब हम लोग डिस्कशन करेंगे। 194 एंड 195 रिलेटेड टू सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, देयर इज डिफरेंस बिटवीन सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। डिफरेंस मैं बाद में समझाती हूँ, पहले मैं सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का कॉन्सेप्ट मतलब क्या है कि यार ऐसा सिचुएशन है जहां पे आप लोग रिलेशन रखोगे, रिलेशन बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एनी अदर पर्सन, बट ये जो एनी अदर पर्सन है ना उसको अपॉइंट एजेंट करेगा, ध्यान से समझना, इसको अपॉइंट कौन करेगा, एजेंट करेगा टू एक्ट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी। बट ये जब एजेंट अपॉइंट कर रहा है ना तब क्या हो रहा है देखो, कि भाई ए ने यानी कि एजेंट ने, जहां पर भी आपको ए दिखेगा वो एजेंट है, जहां पर भी आपको पी एंड बॉक्स दिखेगा वो प्रिंसिपल है। जहां पर भी एजेंट ने एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली तो मतलब किसी बंदे का नाम बताया है, नेम्ड पर्सन, नेम्ड का मतलब है कि ऐसे बंदे का नाम दिया प्रिंसिपल को कि भाई तू प्रिंसिपल के बिहाफ पे ये बंदा एक्ट कर सकता है, तो वो सब एजेंट नहीं होता है, वो एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल ही माना जाएगा, यानी कि वो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट होता है। एग्जाम्पल से समझो पहले, यार देखो मुझे कोई प्रॉपर्टी लेनी थी, पुणे में जो भी डीलर था मैंने उससे बात की कि यार देख मुझे बॉम्बे में प्रॉपर्टी लेनी है, तो तू मुझे बता देना कि जो भी प्रॉपर्टी रेट्स है।
तो वो बोला कि यार भाई मुझे तो पता नहीं है पुणे, मुझे सिर्फ पुणे के बारे में पता है, बॉम्बे का नहीं पता। तो मैंने बोला एक काम कर, तू मुझे एक ऐसे बंदे तक पहुंचा जो तुझे सब्स्टिट्यूट करेगा, जिसकी वजह से मुझे पता चलेगा कि बॉम्बे की प्रॉपर्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन जो देगा। तो वो एजेंट को ही सब्स्टिट्यूट कर रहा है, बट नाम किसने दिया है? एजेंट ने दिया है। तो एजेंट सो नेम्ड दैट पर्सन टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, इट इज एज गुड एज कि प्रिंसिपल ने ही सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को अपॉइंट किया है। सब एजेंट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट में फर्क है। सब एजेंट को एजेंट अपॉइंट कर रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल भी एजेंट को होता है। सब्स्टिट्यूटेड में एक्चुअली उसने मुझे जो नाम दिया उसको हटा के मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया उस बॉम्बे वाले बंदे को, एंड उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो मेरे लिए सब्स्टिट्यूटेड एजेंट होगा, वो मुझे रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल होगा। ये ध्यान से समझ लेना। भले अपॉइंटमेंट दोनों सिचुएशन में एजेंट से हो, सब्स्टिट्यूटेड प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल है, सब एजेंट प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये बेसिक समझ लो। अपॉइंटेड बाय एजेंट विद द कंसेंट और द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को पता होता है, एंड इट इज एज गुड एज द एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल ओनली। तो कुछ भी सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का कांड हो, कौन लायबल होगा? प्रिंसिपल भी लायबल होगा। बस ये ध्यान रखना है सेक्शन 195 के हिसाब से, जब भी कोई एजेंट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट अपॉइंट करे तो उसने ऑर्डिनरी प्रूडेंस में एज अ मैन ऑफ हिज मतलब पूरा ऑर्डिनरी प्रूडेंस एक्सरसाइज करना चाहिए, यानी कि उसके खुद के केस में जो ड्यू डिलीजेंस केयर उसने करना चाहिए था। अगर वो मतलब वो जो भी सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है उसको अपॉइंट करने से पहले वो सारा अगर उसने किया है, और फिर सब्स्टिट्यूटेड एजेंट ने कुछ भी कांड किया जो कि गलत था, तो फिर इन दैट सिचुएशन एजेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं। एग्जाम्पल से समझो, यानी कि क्या, अगर ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे एजेंट है, प्रिंसिपल है एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है, ठीक है। एजेंट ने किसका नाम दिया है? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का नाम दिया है। जब एजेंट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को अपॉइंट कर रहा है, तब उसने सारा रीजनेबल केयर एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस खुद के केस में एज इफ हिज ओन मतलब एजेंट करके अपॉइंट जब किया होता, तो जो जो केयर करना चाहिए था वो सब कुछ किया, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी उसने ऐसे कांड किए जिसकी वजह से प्रिंसिपल को अगर नुकसान होता है, तो प्रिंसिपल एजेंट पे जाके नहीं भड़केगा। क्यों? क्योंकि ये जो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट होता है वो प्रिंसिपल का ही एजेंट होता है। एग्जाम्पल, मैंने बोला बॉम्बे वाले पुणे वाले मतलब जो पुणे का प्रॉपर्टी वाला बंदा था, मैंने उसको बॉम्बे वाले प्रॉपर्टी वाले बंदे को ढूंढने के लिए बोला। उसने ढूंढा, लेकिन उसने जब मुझे जो घर दिया था, वो मुझे एक्चुअल में जिसका वैल्यूएशन था 10 करोड़ का, वो उसने मुझे 20 करोड़ में बेचा। तो इसने जो जो केयर करना था वो तो किया, तो फिर इन दैट सिचुएशन एजेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा फॉर द निग्लेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, ठीक है। इसमें उसकी गलती नहीं है। इसीलिए सेक्शन नंबर कौन सा था? ये 195। तो एक बार पहले डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, फिर रिवाइज करेंगे वापस से एक बार। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट एंड सब एजेंट डिफरेंशिएशन। पहला सब एजेंट अंडर द कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ एजेंट, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शन से चलता है। यहाँ पे डेलीगेट किया जाएगा काम, डेलीगेट्स अ पार्ट ऑफ हिज ओन ड्यूटीज, यहाँ पे डेलीगेट नहीं होगा। यहाँ पे दोनों सिचुएशन में एजेंट ही अपॉइंट होगा, लेकिन सब एजेंट को काम डेलीगेट होगा, सब्स्टिट्यूटेड को काम डेलीगेट नहीं हो रहा, वो सीधा का सीधा उसको ही रिप्लेस कर देता है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, बिकॉज उसका नाम दिया गया है, इट इज एज गुड एज सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज अ एजेंट ऑफ प्रिंसिपल ओनली। तो इसीलिए ये एजेंट को रिस्पॉन्सिबल है, ये प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल है। एजेंट responsible for the acts of sub-agent to the principal, but agent is not responsible to the principal for the acts of substituted agent। ये point ध्यान से समझना। agent responsible है प्रिंसिपल को फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड में एजेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा। सब्स्टिट्यूट सब एजेंट केस फाइल नहीं कर सकता, स्यू नहीं कर सकता प्रिंसिपल को, क्यों? उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन यहाँ पे वो स्यू कर सकता है अगर कुछ भी पैसा बचा है तो। ये इम्प्रॉपरली अपॉइंट हो सकता है सब एजेंट, क्यों? क्योंकि बिना परमिशन के भी अपॉइंट हो सकता है, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को बिना परमिशन का अपॉइंटमेंट होगा ही नहीं, तो नेवर, कभी भी इम्प्रॉपरली अपॉइंट नहीं होगा। एजेंट इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द सब एजेंट एज लॉन्ग एज सब एजेंसी कंटिन्यूज। एक बार काम जितना भी दिया था, एक बार काम खत्म हो गया, ये वन टाइम ट्रांजैक्शन है सब्स्टिट्यूटेड, ये तब तक चलता रहेगा जब तक एजेंसी चलती रहेगी। तो ये बेसिक डिफरेंस है। एक बार वापस से रिवाइज करेंगे। 190, 191, 190 सब्स्टिट्यूटेड सब एजेंट, कोई भी एजेंट दूसरे एजेंट को अपना काम डेलीगेट नहीं कर सकता। 191 एक्सेप्शनल 3 सिचुएशन जहाँ पे सब एजेंट अपॉइंट होगा। 192 जहाँ पे प्रॉपरली अपॉइंट होगा तो क्या सब एजेंट। 193 प्रॉपरली अपॉइंट नहीं होगा तो क्या। 194 सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को अपॉइंट किया जाएगा। 195 जब भी एजेंट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को अपॉइंट करेगा तब पूरा रीजनेबल केयर उसने लेना चाहिए। देन उसके बाद डिफरेंस में मेन पॉइंट क्या है,
ये सब एजेंट प्रिंसिपल को लायबल नहीं होता है, रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, सब्सटीट्यूटेड एजेंट होता है। क्या सब एजेंट प्रिंसिपल के अगेंस्ट केस कर सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या वो प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन से चलता है? बिल्कुल भी नहीं। सब कुछ कांड किसका है? एजेंट का है। भले ही वो एजेंट अपॉइंट करे, क्या एजेंट अपना काम उसको डेलीगेट कर सकता है? कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सब्सटीट्यूटेड में डेलीगेशन का पार्ट आता ही नहीं है। आई होप सो आई एम वेरी क्लियर विद ऑल द पॉइंट्स। अगर कुछ लगे तो आप लोग बता देना। ये सारा क्या था? ये सारा बेसिक था सब एजेंट सब्सटीट्यूटेड एजेंट। एक्सप्रेसली अगर आप एजेंसी को अपॉइंट करते हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एजेंसी सब एक्सप्रेसली बताकर कुछ भी सब मतलब पूरा लॉफुली लीगली हुआ है, तो फिर तो बात ही खत्म है, एक्सप्रेस है सारा। बट बहुत सारे ऐसे सिचुएशन जहाँ पे इम्प्लाइड एजेंसी क्रिएट हो जाता है, तो वो सिचुएशंस उन्होंने दी है। मैंने अभी तक जितने भी सेक्शंस करवाए हैं वो थे 195 तक, ठीक है। इसके बाद 196 से 200 तक का जो स्लॉट ऑफ सेक्शंस है वो सारा रैटिफिकेशन के बारे में बात करता है। बट बीच में उन्होंने थोड़ा बहुत सेक्शन इधर उधर किया है, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसमें अब जो मतलब जो जिसने भी बेयर एक्ट बनाया उसने सेक्शन नंबर इधर उधर किए, तो हम उसके साथ वैसे ही डील करना पड़ेगा हमें। तो थोड़े बहुत एक दो सेक्शंस मैंने बीच बीच में अलग से डाले हुए हैं, अदरवाइज मैंने सारा सीक्वेंस में सारे सेक्शंस दिए हुए हैं। ओके, तो सबसे पहले इम्प्लाइड एजेंसी कैसे क्रिएट होगा, सेक्शन नंबर 237 से। वेरी इंपॉर्टेंट, इम्प्लाइड बाय एस्टॉपल। एस्टॉपल वर्ड का मतलब समझता है आपको कि आप खुद को किसी और के सामने इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो कि जैसे आप उसके मतलब जो भी थर्ड पर्सन मतलब जिसके भी बिहाफ पे आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो उसके साथ आपका कोई रिलेशन हो। यानी कि एजेंसी बाय एस्टॉपल का मतलब ये ऐसा है कि भाई प्रिंसिपल बाय हिज कंडक्ट और विलफुली इंड्यूस अनदर पर्सन कि यानी कि थर्ड पार्टी टू बिलीव दैट सर्टन पर्सन इज हिज एजेंट, कि भाई आप इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो कि भाई ये बंदा तो मेरा एजेंट ही है। अज्यूम करते हैं जैसे एलॉन मस्क, ठीक है। एलॉन मस्क, मैंने इस तरीके से आपके सामने एलॉन मस्क के बारे में बात की है कि एज इफ एलॉन मस्क इज माय एजेंट ओनली। तो अब मैंने इस तरीके से वो प्रिंसिपल ने इस तरीके से दर्शाया है या रिप्रेजेंट किया है जिसकी वजह से थर्ड पार्टी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इंड्यूस हो गई। एंड एजेंट ने भी कुछ नहीं बोला, तो वो एजेंट बाय एस्टॉपल हो जाएगा मेरे लिए। बट ये एजेंट बाय एस्टॉपल होने के लिए कुछ कंडीशन है, 5 कंडीशन है जो पूरी करनी जरूरी होगी। अब ये 5 कंडीशंस कौन कौन सी? सबसे पहला कि प्रिंसिपल ने रिप्रेजेंटेशन करना है। दूसरा, ये जो भी रिप्रेजेंटेशन है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है इम्प्लाइडली, कि मैंने जाके पार्टी में जाके कंपल मैंने बता दिया कि यार हाँ देखो ऐसा है वैसा है, एलॉन उसके बाजू में खड़े होके मैंने सारी चीजें बोली कि हम ऐसा बिजनेस कर रहे हैं ऐसा वैसा, और ऐसा दिखा दिया कि एज ए वो जो भी बिजनेस कर रहा है वो मैं और एलॉन मस्क साथ में कर रहे हैं। तो एक्सप्रेसली बता दिया, इम्प्लाइडली कंडक्ट से बता दिया, कुछ भी चलेगा। ये जो भी रिप्रेजेंटेशन बताया गया है, the representation state that agent has the authority to do certain acts although he has no authority। एक्चुअल में उसके पास अथॉरिटी नहीं, लेकिन फिर भी रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से गया कि भाई उसके पास सारी अथॉरिटी मैंने दे रखी है। प्रिंसिपल इंड्यूसेस द थर्ड पार्टी, मैंने इंड्यूस किया थर्ड पार्टी को, एंड थर्ड पार्टी ने बिलीव करके कॉन्ट्रैक्ट भी कर दिया। देन इन दैट सिचुएशन क्या होगा, वो जो भी बंदा होगा यानी कि एलॉन मस्क हमारे एग्जांपल में, वो मेरे लिए क्या माना जाएगा? एजेंट बाय एस्टॉपल माना जाएगा। अगर कल जाके कुछ भी कांड हुआ तो फिर he is subsequently prevented or stopped from denying the fact of agency। he cannot deny the fact of that he is my agent, कि भाई उसको बाद में एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, वो डिनाई नहीं कर सकता। ये कौन सा था? ये था सेक्शन नंबर 237, एजेंसी बाय एस्टॉपल। अगला है 230, अगला है एजेंसी बाय नेसेसिटी। ये ऑलरेडी हमारा हो चुका है, सिमिलर टू 189, जहां पे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या स्पेशल पावर मिलता है कि भाई नेसेसिटी है, इमरजेंसी सिचुएशन है, वो है। अगला एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ये दोनों के लिए सेक्शन नहीं है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किए हुए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, वो हम लोग वैसे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये क्या है ऑपरेशन ऑफ लॉ? मतलब क्या कि एग्जाम्पल है पार्टनरशिप, की भाई लॉ ने ही इस तरीके से बता दिया कि भाई एक बंदा दूसरे बंदे का एजेंट कंपलसरी होगा, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में होता है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है। तो ये ऑपरेशन ऑफ द लॉ, नेसेसिटी एंड एस्टॉपल, ये 3 चीजें हमने देख ली। अब मैं बात करती हूँ वापस से हमारे सीक्वेंस ऑफ सेक्शंस के बारे में, यानी कि 196 के बारे में, जो कि बात करेगा इसके बाद सारी चीज जो भी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे वो बात करेंगे हम लोग रैटिफिकेशन वर्ड के बारे में। रैटिफिकेशन वर्ड का मतलब क्या होता है कि भाई तुम सिक्वेंटली अप्रूवल देते हो प्रीवियस एक्ट के लिए या ट्रांजैक्शन के लिए। पहले कांड हो चुका है, अब तुम उसको, क्योंकि वो कांड विद इन अथॉरिटी नहीं था, तो तुम अब क्या कर रहे हो, अब उसको रेटिफाई कर रहे हो। अब ये जो रेटिफिकेशन हो सकता है वो इम्प्लाइड भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है। इम्प्लाइड कैसे होगा? किसी कंडक्ट ऑफ द पार्टी के थ्रू होगा। तो पहला बेसिक समझ लो कि अगर कोई भी पर्सन, एक पर्सन प्रिंसिपल है, आई एम सॉरी,
एक पर्सन प्रिंसिपल है, अगर वो किसी और को एज एजेंट अपॉइंट कर लेता है, वो जो भी बंदा है ऑन बिहाफ ऑफ वन पर्सन जो कि अनदर पर्सन को अपॉइंट किया गया है, अगर वो विद इन अथॉरिटी काम करता है तो प्रिंसिपल लायबल है, कोई दिक्कत ही नहीं। अगर वो विद इन अथॉरिटी काम नहीं करता है तो प्रिंसिपल लायबल नहीं है। प्राइमा फेसिया ऑन एन एवरेज, मतलब आप सब मोटा मोटी समझो पहले कि भाई सामने वाला बंदा तभी अपॉइंट होगा जब वो विद मतलब लायबल होगा, प्रिंसिपल सिर्फ तभी लायबल होगा जब एजेंट विद इन अथॉरिटी काम करेगा। तो इसलिए क्या लिखा गया, acts are done by one person on behalf of another। one person यहाँ पे कौन है, एजेंट है। on behalf of another मतलब कौन है, प्रिंसिपल है। तो अगर ये एक्ट हुआ है विदाउट द नॉलेज, विदाउट हिज नॉलेज मतलब किसका, प्रिंसिपल के नॉलेज के बिना ये एक्ट हुआ है, देन द प्रिंसिपल मे रेटिफाई और डिसोन। या तो मैं रेटिफाई करूंगी, या तो मैं उसको वैलिड बनाऊंगी, या तो मैं बोलूंगी बाद में जाओ। ठीक है, जैसे अज्यूम करते हैं कि मैंने किसी पर्सन को अपॉइंट किया था, मैंने उसे बोला था एक पर्सन को अपॉइंट किया, या और उसे बोला कि एडमिशन ले लेना, लेकिन ये ध्यान रखना कि कुछ भी हो जाए एडमिशन लेते टाइम पे फी में डिस्काउंटिंग नहीं होगा। ठीक है, फी में डिस्काउंटिंग बिल्कुल भी नहीं होगा। अब उसने क्या किया, उसने 10 स्टूडेंट्स आए थे और उसने उन 10 स्टूडेंट्स ने बोला कि भाई हम लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हम 10 के 10 साथ में एडमिशन लेंगे, और अगर आप एडमिशन हम साथ में ले रहे हैं तो आपको ईच स्टूडेंट 500 रुपीज डिस्काउंट देना पड़ेगा। अब पहली बात तो समझो, अगर 10 स्टूडेंट साथ में आ रहे हैं, ओके, 500 रुपीज डिस्काउंट मांग रहे हैं, मैंने उसको इंस्ट्रक्शन क्या दिए एजेंट को कि भाई तू डिस्काउंट नहीं देगा। अब बिकॉज द स्टूडेंट आए तो उसे लगा यार ये बात तो सही है, इमरजेंसी सिचुएशन जैसा है कि जहाँ पे मैं मैम तक तो पहुंचा नहीं सकता है मैसेज, बट अगर मैंने इन लोगों को नहीं डिस्काउंट दिया तो ये सारे के सारे चले जाएंगे। उससे अच्छा एक काम कर लेते, 500 का डिस्काउंट दे देते ईच स्टूडेंट। ठीक है, तो उसने डिस्काउंट दे दिया 500 ईच स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट थे तो 500 रुपीज ईच स्टूडेंट उसने डिस्काउंट दे दिया। अब वो जो 500 रुपए उसने डिस्काउंट दिया है वो किसकी जेब से जाएगा, क्योंकि मैंने तो अथॉरिटी में नहीं दिया था उसको, अब उसने विद इन अथॉरिटी काम नहीं किया है। तो अब मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं उस चीज को रेटिफाई करूं या तो डिसोन करूं। रेटिफाई करना मतलब क्या है, रेटिफाई करना मतलब मैंने बोल दिया हाँ ठीक है, अब 10 था तो तूने सही किया उस टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं, तूने 10 ही स्टूडेंट थे, डिस्काउंट दिया, ओके। तो मैंने रेटिफाई किया, मतलब जो एक्ट प्रीवियस एक्ट उसने किया था उसको रेटिफाई यानी कि अप्रूवल दे दिया। या तो डिसोन कर दिया, मैंने बोला नहीं पूरा पूरा जो ट्रांजैक्शन है उन सबको वापस कर दो पैसे। तो या तो मैंने डिसोन किया, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये एक्सप्रेसली भी हो सकता है, इम्प्लाइडली भी। ये कहाँ लिखा है, सेक्शन नंबर 196 में लिखा है रैटिफिकेशन। कि रैटिफिकेशन क्या होता है, रैटिफिकेशन का मतलब क्या है, सब्सिक्वेंट अप्रूवल देना। ये जो भी 197 में क्या लिखा है, रैटिफिकेशन कैसा होता है, या तो एक्सप्रेसली या तो इम्प्लाइडली हो सकता है। 198 में लिखा है ये रैटिफिकेशन वैलिड सिर्फ तब माना जाएगा जब तुमने कुछ भी मटेरियल डिफेक्टिव कुछ भी नहीं है, जहाँ पे कुछ भी छुपाया नहीं है, सब कुछ जो भी है वो सच सच बताया हुआ है। 199 बोलता है कि जो भी एक्ट आप रेटिफाई कर रहे हो वो होल ऑफ द ट्रांजैक्शन को रेटिफाई करो। ऐसा नहीं कि आपने पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन जो आपके लिए बेनिफिशियल है उसको रेटिफाई किया और रेस्ट को बोल दिया कि भाई ये रेटिफाई नहीं करेंगे। एग्जाम्पल से समझो, अज्यूम करो देखो 10 स्टूडेंट्स थे, राइट, 10 स्टूडेंट्स थे, 10 में से 5 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो क्रिमिनल माइंडेड थे, मतलब आए ऐसे माइंड से रहे थे कि वो फालतूगिरी करेंगे, छेड़खानी करेंगे, या मतलब ऐसे फालतू स्टूडेंट्स थे। और 5 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि बहुत सिंसियर जेन्युइन मतलब एआईआर लाने वाले टाइप स्टूडेंट थे। तो अब ये 10 के 10 साथ में आए थे, ठीक है, ये दोनों ये सारे के सारे साथ में आए थे, जिनका एडमिशन किया 10,000 रुपए पर स्टूडेंट फी था। तो ऐसे 10,000 रुपए पर स्टूडेंट, ऐसे 10 स्टूडेंट यानी कि 1,00,000 रुपीज मेरा फी था, लेकिन उसमें उसने डिस्काउंट कर दिया, 95K में सबको ले लिया। ठीक है, अब मैंने जब देखा तो अगर मुझे रेटिफाई करना है तो पूरा 95K का रेटिफाई करना है। मैं ऐसा नहीं कर सकती कि भाई एक काम कर, ये जो 5 स्टूडेंट है जो क्रिमिनल माइंडेड है उनको हटा दे, और ये जो 5 स्टूडेंट है उनको लेकर आ। ठीक है, क्यों, क्योंकि उससे मेरा नाम होगा। तो जो पार्ट मेरे लिए बेनिफिशियल था मैंने उसके लिए रेटिफाई किया, और जो पार्ट मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं था उसके लिए मैंने रेटिफाई नहीं, रिजेक्ट किया। तो ऐसा नहीं चलेगा, करना है तो होल ऑफ द ट्रांजैक्शन को रेटिफाई करो, वरना फिर बिल्कुल भी रेटिफिकेशन अलाउड नहीं किया जाएगा। अगला ये कौन सा था, सेक्शन नंबर 189। सेक्शन नंबर 200 क्या बात कर रहा है कि इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड पार्टी शुड नॉट गेट अफेक्टेड। इंटरेस्ट ऑफ थर्ड पार्टी का मतलब समझो, अज्यूम करो आप किसी रेंट पे घर ले रहे हो, ठीक है, मतलब रेंट पे आप रहते हो, तो नोटिस जब देना है तो आपके रेंट एग्रीमेंट में लिखा गया था कि 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। सडनली लैंडलॉर्ड आकर एक ही महीने का नोटिस देता है और बोलता है बाहर निकलो। आपके तो फेवर में नहीं थी ना चीजें। तो अगर ऐसा कुछ भी एक्ट रेटिफाई होता है जिसमें थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है और उसका इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, वो भी डिग्रेड लेवल पे, मतलब उसका फायदा नहीं हो रहा, उसका नुकसान हो रहा है, तो फिर ऐसा ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन आप रेटिफाई नहीं कर सकते। तो इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड पार्टी इज नॉट अफेक्टेड, ये अफेक्ट नहीं होना चाहिए।
जब भी रेटिफिकेशन करो तो पूरे ट्रांजैक्शन के लिए करो। 198 बोलता है कि सामने वाले के नॉलेज में होना चाहिए कि आपने रेटिफाई किया है, उसमें कुछ भी छुपाया नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। 197 बोलता है एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है रेटिफिकेशन, एंड 196 रेटिफिकेशन कर सकते हो ये बोलता है। तो 196 टू 200 ऑल अबाउट रेटिफिकेशन। अब बात करेंगे अगले पॉइंट पे, जो कि होगा सेक्शन नंबर 201 से लेके 20 ऑलमोस्ट 10 तक हम लोग सिर्फ टर्मिनेशन पे बात करेंगे, ठीक है। बीच का एक सेक्शन अलग है 202, बाकी सारे बचे हुए 9 सेक्शंस जो है वो सारे के सारे बात करेंगे टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी के बारे में। आई होप सो आपके पास बहुत सारे एनर्जी होगा, विथ लॉट्स ऑफ एनर्जी एवरीवन। लेट मी गो एंड विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। आई होप सो आप लोगों के अभी तक आप लोग मतलब आपकी एनर्जी अभी भी बची होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने काफी सारे सेक्शंस कर लिए। आपको चाहिए था एक बार रिवाइज करना है तो रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आप लोग को थोड़ा सा ऐसा न लगे कि हम लोग सिर्फ आगे जा रहे हैं, पीछे का कुछ भी याद नहीं है आपको। तो एक बार सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था 182 से। 182 किसके बारे में बात कर रहा है? 182 बात करता है कि प्रिंसिपल का डेफिनेशन क्या है, एजेंट का डेफिनेशन क्या है। 183 किसके बारे में बात कर रहा है कि प्रिंसिपल कौन बन सकता है। 184 में एजेंट कौन बनेगा। 185 में एजेंसी के लिए कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है। 186 में जो भी आप लोगों का एजेंसी है उसको आप एक्सप्रेसली भी कर सकते हो, इम्प्लाइडली भी कर सकते हो। 187 में एक्सप्रेस का मतलब क्या है, एक वर्ड स्पोकन और रिटन, या फिर इम्प्लाइडली में कंडक्ट ऑफ द पर्सन और सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। 187 हो गया। 188 में नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आप नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस अगर है तो आप लोग किस तरीके से लॉफुली एजेंट को अपॉइंट कर सकते हो। 189 में इमरजेंसी का सिचुएशन होगा तो क्या मतलब किस तरीके से चीजें चलेंगी। इमरजेंसी के लिए 5 कंडीशन थी, वो कंडीशन पूरी हुई तो ही सामने वाला बंदा इमरजेंसी सिचुएशन में आपके लिए एजेंट बन सकता है। उसके बाद 190 में सब एजेंट को आप कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन को, यानी कि एक एजेंट दूसरा और एक एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता, डेलीगेट नहीं कर सकता वो काम जो उसको खुद को किसी और ने डेलीगेट किया होता है। तो वो ऑलरेडी डेलीगेट ही है और डेलीगेट नहीं करना अलाउड। बट 191 बोलता है 3 एक्सेप्शनल सिचुएशन है जहां पे अलाउ किया जाएगा। 192 में बात की है अगर सब एजेंट जो है वो प्रॉपरली अपॉइंट हुआ तो क्या। 193 बात करता है अगर प्रॉपरली अपॉइंट नहीं हुआ तो क्या। 194 बात करेगा कि सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कौन है। 195 बात करेगा जब भी सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को एजेंट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को अपॉइंट करता है तब सारा रीजनेबल केयर और ऑर्डिनरी मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस के हिसाब से उसने करना चाहिए, और अगर वैसा उसने किया तो कुछ भी निग्लिजेंस के लिए, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के निग्लिजेंस के लिए वो लायबल नहीं होगा। उसके बाद बीच में हम लोगों ने 237 का एक देख लिया था, वो एजेंट बाय एस्टॉपल वाला देख लिया था इम्प्लाइड में, बाकी सब ठीक है। उसके बाद वापस से स्टार्ट किया था हम लोगों ने ना 196 से स्टार्ट किया था। 196 से रेटिफिकेशन होगा 196 में। 197 में बोला गया था कि रेटिफिकेशन जो होता है वो या तो एक्सप्रेस हो सकता है या तो इम्प्लाइड भी हो सकता है। 198 में बोला गया था जो भी रेटिफिकेशन होगा तो पूरा का पूरा नॉलेज देना पड़ेगा। 199 में बोला गया था कि होल ऑफ द ट्रांजैक्शन को रेटिफाई करना पड़ेगा, सिर्फ बेनिफिट वाला नहीं चलेगा। और 200 में बोला गया था कि थर्ड पार्टी का नुकसान नहीं होना चाहिए। आई होप सो ये रेटिफिकेशन तक के जितने भी सेक्शंस थे, काफी बड़ा पहाड़ हम लोगों ने खत्म किया है, 200 तक का आप लोगों को याद होगा। इसके अलावा रेटिफिकेशन को लेके 2-3 और पॉइंट लिखे कि रीजनेबल टाइम में करो, सामने वाले पार्टी को कम्युनिकेट करो जब भी रेटिफिकेशन करो, और वैलिड होना चाहिए, वॉइड या इलीगल रेटिफिकेशन नहीं चलेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जहां पे जो रिलेटेड थे टू रेटिफिकेशन। अब बात करेंगे टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। अगला स्लॉट ऑफ सेक्शन विल बी फ्रॉम 201 टू 210। लेट्स गो एट 201 से लेके 2010 में एक्सेप्ट 202। दोस्तों ये क्या बात कर रहा है कि बहुत सारे वेज है जिससे आप लोग आपके एजेंसी का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसको टर्मिनेट कर सकते हो। जैसे जैसे रिवोकेशन कर दिया, डेथ हो गई, या नोटिस दे दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे तरीके जिससे आपका एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है। ये लाइन लिखा गया है 201 में। 202 में लिखा गया है कि रिवोकेशन वाला सिचुएशन अगर है तो जो भी मोड्स ऑफ रिवोकेशन है उसमें से पहला मोड है रिवोकेशन। जो भी टर्मिनेशन का जो भी मोड्स है उसमें से पहला मोड है रिवोकेशन। जब भी कभी रिवोकेशन होगा उसको लेके 2 सेक्शन देखने हैं, 203 एंड 204। रिवोकेशन अगर करते हैं, एक वर्ड समझ लो पहले तो, रिवोकेशन एंड रेनाउंसिएशन, ठीक है। रिवोकेशन अगर प्रिंसिपल हटा देगा तो, रेनाउंसिएशन अगर एजेंट हटेगा तो। मतलब क्या, एजेंट बोल रहा है कि भाई मेरे को तुम्हारे साथ काम नहीं करना है तो फिर आप बोलो रेनाउंसिएशन। और रिवोकेशन का मतलब क्या है, जहां पे प्रिंसिपल बोल रहा है भाई तू निकल, मैं तेरे साथ काम नहीं कर, तो प्रिंसिपल ने बोला तो रिवोकेशन, एजेंट ने बोला तो रेनाउंसिएशन। पहले तो ये समझ लो। दूसरा पॉइंट मैं बात करूं पहले रिवोकेशन से रिलेटेड, कौन सा सेक्शन है, 203 एंड 204।
203 बोलता है कि प्रिंसिपल जब चाहे तब एट एनी टाइम रिवोक कर सकता है अपनी एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट को, और एजेंट से अपनी सारी अथॉरिटीज वापस ले सकता है। तो प्रिंसिपल एट एनी टाइम बिफोर द एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी और बिफोर बाइंडिंग प्रिंसिपल कभी भी जब चाहे तब एजेंट को हटा सकता है। बट ये ध्यान रखना, अगर आप लोगों ने कभी भी किसी भी एजेंट को हटाया है और उसने अपनी एक्सरसाइज जो भी पावर दिया है उस पावर को अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने के बाद आपने हटाया है तो फिर नहीं चलेगा। एग्जाम्पल, मैंने एक एजेंट अपॉइंट किया था जो मेरे बिहाफ पे हमेशा गुड्स बाय करता है और फिर उसको सही जगह पे, मतलब जो भी मेरे डायरेक्शंस होते हैं वहां तक पहुंचा देता है। तो मैंने जब उसको अपॉइंट किया है, मैंने उसको लीगली बता दिया, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे पुराने हमारे सारे खत्म हो गए, मैंने बोला आज के बाद तू मेरा एजेंट नहीं है, बात खत्म हो गई। तो 203 आए। लेकिन ऑलरेडी अगर उसने किसी से मटेरियल बाय कर लिया, यानी कि उसने अथॉरिटी एक्सरसाइज कर ली, तो आई एम लायबल एज अ प्रिंसिपल फॉर दैट ट्रांजैक्शन। उसके बाद के ट्रांजैक्शन के लिए मैं लायबल नहीं रहूंगी। लेकिन अगर उसने अथॉरिटी अगर उसने एक्सरसाइज कर ली है तो वो ट्रांजैक्शन मुझे पूरा करना पड़ेगा। इसलिए लिखा है कैन नॉट रिवोक इफ पार्टली एक्सरसाइज फॉर सच एक्ट और ऑब्लिगेशन। जो ऑब्लिगेशन है वो मुझे पूरा करना पड़ेगा, फिर मैं उसको हटा सकती हूँ। तो 203 204 ये दो सेक्शंस हो गए। अगला 205 206 207 साथ में चलेंगे। ये क्या बोलता है कि 205 206 में ये बोला गया है कि अगर आप लोग किसी भी तरीके से विदाउट सफिशिएंट कॉज अगर किसी भी वे से प्रिंसिपल ने एजेंट को हटा दिया, प्री मैच्योर टर्मिनेशन कर दिया, और अगर एजेंट का कुछ भी नुकसान हुआ है तो प्रिंसिपल को उसको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। और 206 बोला है कि भाई लेकिन ये ध्यान रखो, अगर आप लोग रीजनेबल नोटिस दे देते हो तो फिर आपको नुकसान की भरपाई नहीं करनी पड़ेगी। मतलब क्या, देखो दो सिचुएशन होंगे, एक तो प्रिंसिपल हटा रहा है, ठीक है, प्रिंसिपल हटाएगा, प्रिंसिपल या तो लीगली हटाएगा या तो लीगली नहीं हटाएगा। लीगली ना हटाने का मतलब और लीगली हटाने का मतलब क्या है कि सामने वाले को तुमने रीजनेबल नोटिस किया है और रीजनेबल नोटिस दिया और फिर हटाया है, तो फिर प्रिंसिपल किसी भी तरीके से उसको उसका जो भी लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, भरपाई करने के लिए, कॉम्पेंसेट करने के लिए लायबल नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा है कि तुमने रीजनेबल नोटिस नहीं दिया, कल के कल तो निकल, ऐसा बोल दिया, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। बहुत सारे एजेंट, ये क्यों लिखा है समझो, बहुत सारे एजेंट ऐसे होते हैं मतलब जिनके प्रिंसिपल की वजह से उनका घर चलता है। ओके, तो अब अगर प्रिंसिपल ने हटा दिया तो कल जाके कहाँ जाएंगे, कहाँ नौकरी ढूंढेंगे। तो इसीलिए अगर आपने उनको रीजनेबल नोटिस दे दिया, 3 महीने पहले 2 महीने पहले बता दिया कि भाई हम लोग एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने वाले हैं, रीजनेबल नोटिस दिया, तो उनको जो भी लॉस होगा वो उनके नसीब, उसके लिए कोई भी प्रिंसिपल लायबल नहीं है। लेकिन अगर रीजनेबल नोटिस नहीं दिया, कल के कल निकाल दिया और काम करने के लिए ऑफिस में आपने हकाल दिया, देन इन दैट सिचुएशन आपने बिल्कुल सही नहीं किया है। प्रिंसिपल लायबल होगा टू कॉम्पेंसेट फॉर द लॉस सफर्ड बाय दैट एजेंट। ये 205 एंड 206 था। ये जब भी आप लोग रिवोकेशन या रेनाउंसिएशन करोगे, ये एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। रेनाउंसिएशन कब होगा, जब एजेंट करेगा। इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ओनली रिप्लेस वर्ड प्रिंसिपल बाय एजेंट। अगर एजेंट निकल गया, बात खत्म हो गई। बाकी सारा कंटेंट कॉपी पेस्ट, मतलब क्या, ये पी की जगह पे ए आ जाएगा और ए की जगह पे पी आ जाएगा, बस इतना ही चेंज है, बाकी सारा सेम रखना है। बिकॉज ये दिया ही हुआ है सेक्शन नंबर 205 206 में ही, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो 5 6 7 डन। तो 1 में बताया है कि टर्मिनेशन के मोड्स क्या है, कि टर्मिनेट हो सकता है डेथ से वगैरह, जो हम लोग इसके बाद देखने ही वाले हैं, तो इसलिए मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया उस पर। मोड्स है, उससे आप रिवोक कर सकते हो। 202 में बताया रिवोकेशन प्रिंसिपल करता है तो करो एट एनी टाइम। 204 में बताया पार्टली एक्सरसाइज किया तो रिवोक नहीं होगा। 5 6 बताता है अगर किसी भी प्रिंसिपल ने या एजेंट ने अगर निकला है या विदाउट रीजनेबल नोटिस गए हैं, तो फिर जो भी लॉस दूसरे पार्टी को हुआ है उसको कॉम्पेंसेट करो। रीजनेबल नोटिस दिया तो कॉम्पेंसेट नहीं करना है, 206 ने बताया। 207 बताता है कि ये एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। इसके अलावा मैं 208 पर बात करूं, उसके पहले बीच में इंस्टीट्यूट ने कुछ 4 पॉइंट ऐड किए अपने मर्जी से, जो कि बात करेंगे कि टर्मिनेशन कैसे होगा और मोड्स ऑफ टर्मिनेशन के बारे में बात की। तो अगला मोड ऑफ टर्मिनेशन कंप्लीशन ऑफ बिजनेस। भाई बिजनेस ही खत्म हो गया तो ऑटोमेटिकली तुमने ऑपरेशन ऑफ लॉ, तुम्हारा एजेंसी खत्म, बिजनेस खत्म, तो बात खत्म होगी। नेक्स्ट है डेथ और इंसैनिटी। बस ये ध्यान रखो, अगर कोई भी आपका एजेंट है उसको या प्रिंसिपल है वॉटेवर, जब भी कभी डेथ हो जाएगी सामने वाले बंदे की, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। लेकिन उसके पहले, मतलब डेथ होने से पहले या इंसैनिटी होने से पहले, अनसाउंड होने से पहले जो भी कांड किए उसके लिए लायबल होगा प्रिंसिपल, बाकी के लिए लायबल नहीं होगा। बिकॉज इट विल बी लाइक अ सेम इफेक्ट एज ए फाइंडिंग ऑफ कंपनी। कंपनी खत्म हो गया, अब क्या लायबिलिटी डालोगे उस पर, कंपनी ही पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, पार्टनरशिप खत्म हो गई,
तो आफ्टर उसके बाद के लिए कोई भी लाइबल नहीं, बट बिफोर के लिए लाइबल होगा। इसके अलावा पीस इंसॉल्वेंसी, यहाँ पे ध्यान रखना एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। आई होप सो यू अंडरस्टैंड द वर्ड एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था एलएलपी के टाइम पे, नहीं पता है तो वहां पे जाके देख लेना, सेक्शन नंबर 5 में बताया था एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट। इसके अलावा ऑन एक्सपायरी ऑफ टाइम, एक्सपायरी ऑफ टाइम मतलब आपका पर्पस खत्म हो ना हो, फर्क नहीं पड़ता। तुमने फिक्स टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, 10 साल का एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट था, 10 साल हो गए, बात खत्म, काम पूरा हुआ नहीं हुआ, खत्म हो गई बात ही खत्म। तो ऐसे सिचुएशन, तो कितने सिचुएशन थे? सबसे पहला रिवोकेशन होगा। रिवोकेशन से रिलेटेड चीजें देखी हमने 202, 203, 204 में। उसके बाद रेनाउंसिएशन के बारे में बात की 205, 6, 7 में, रिवोकेशन रेनाउंसिएशन। फिर 20, 5, 6, 7 होने के बाद कुछ और पॉइंट्स दिए थे कि कंप्लीशन ऑफ द बिजनेस हुआ, डेथ हो गई, इंसैनिटी हो गई, या फिर इंसॉल्वेंट हो गया, या तुम्हारा जो टाइम था, डिसाइडेड ड्यूरेशन था, वही खत्म हो गया। देन इन दैट सिचुएशन तुम्हारा जो भी एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट हुआ, क्या इफेक्ट होगा? 208, 209 बहुत सिंपल है। 208 बोलता है कि अगर टर्मिनेट हो जाता है तो बस एजेंट या थर्ड पार्टी को बता दो, टर्मिनेट कर दिया। जैसे प्रिंसिपल ने टर्मिनेट किया तो एजेंट को भी और थर्ड पार्टी को भी बता दो कि भाई ये मेरा एजेंट नहीं है। और अगर ऐसा हुआ कि प्रिंसिपल मरा है या अनसाउंड हुआ है, तो ये ध्यान रखना है एजेंट ने कि भाई जो भी तुम्हारा लेट प्रिंसिपल था या जो भी तुम्हारा प्रिंसिपल अभी अनसाउंड हुआ है, उसके बेनिफिट में जो भी पुराने काम है आप उसको पूरा करो। बाउंड टू टेक ऑल द रीजनेबल स्टेप्स which are reasonable on behalf of late principal। मतलब क्या? For the protection or preservation of his interest entrusted to him। मतलब क्या है? मतलब ये है कि कोई प्रिंसिपल है, कोई एजेंट है, प्रिंसिपल है और थर्ड पार्टी है, ठीक है। प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट ने गुड सेल कर दिए थे, प्रिंसिपल हो जाता है अनसाउंड या प्रिंसिपल की डेथ हो जाती है, तो जो भी एजेंट होगा उसने ये ध्यान रखना है कि भाई तुमने एज ए एजेंट काम किया था, तो एजेंट जब एज ए एजेंट तुम काम कर रहे हो तो जो भी पैसा है जो कस्टमर से रिकवर कर रहा था, तो वो प्रिंसिपल के लिए जरूरी, प्रिंसिपल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी कि कस्टमर से पैसा ले। भाई प्रिंसिपल मर गया तो बात खत्म हो जाती है, बट उससे पहले ये ध्यान रखो कि उसके फेवर में जो भी काम करने थे आपको, जो कि बेनिफिट ऑफ द या प्रोटेक्शन और द प्रिजर्वेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल थे, वो आपको पूरे करने हैं। उसके लिए आपको रीजनेबल स्टेप्स लेने पड़ेंगे एज अ एजेंट। तो 208 में बोला है कि भाई प्रिंसिपल ने निकाल दिया, एजेंट को बताओ, थर्ड पार्टी को बताओ। 209 क्या बोलता है? अगर प्रिंसिपल ही डेथ हो जाती है, अनसाउंड होता है, तो एजेंट ने रीजनेबल स्टेप्स लेने हैं। 2010 बोलता है अगर एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट खत्म तो जितने भी उसके नीचे के सब एजेंट है वो भी सारे खत्म। टर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब क्या है? एक बार अगर वो एजेंट का काम खत्म हो गया तो सारे सब एजेंट भी खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा 202 बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। मतलब क्या है एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट का? मतलब लाइन देखो क्या लिखा है, एजेंसी इररिवोकेबल। कब इररिवोकेबल होगा? एजेंट इज पर्सनली इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजेंसी। द एजेंसी cannot in the absence of express contract terminate the agency contract to his prejudice। मतलब समझो, अज्यूम करो प्रिंसिपल, एजेंट एंड थर्ड पार्टी, ठीक है। हुआ ये है कि मेरा एक प्लॉट ऑफ लैंड था, ठीक है। मुझे एजेंट को एज अ कमीशन पैसा देना बाकी था इस प्लॉट ऑफ लैंड के लिए। एज अ हमारा जो भी एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट था उसके लिए एज अ कमीशन देना बाकी था 10 लाख का, 10 लाख का कमीशन देना बाकी था। ये जो प्लॉट ऑफ लैंड है जिसका ओनर मैं हूँ, वो प्लॉट ऑफ लैंड था 50 लाख का। या 50 लाख बहुत ज्यादा हो जाएगा, चलो अज्यूम करते हैं हम लोग 25 लाख का एक प्लॉट ऑफ लैंड है, ठीक है। 25 लाख का प्लॉट ऑफ लैंड है, देना कितना बाकी था एजेंट को? 10 लाख रुपए देना बाकी था। अब मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैंने क्या बोला, प्रिंसिपल, एज अ प्रिंसिपल मैंने एजेंट को क्या बोला, एजेंट सुन, एक काम कर, तो ये जो प्लॉट ऑफ लैंड है वो किसी थर्ड पार्टी को बेच दे। ये जो प्लॉट ऑफ लैंड है वो किसी थर्ड पार्टी को बेच दे, उससे जो भी पैसा आएगा उसमें से तू तेरा जो भी कमीशन था 10 लाख का वो डिडक्ट करके बचा हुआ पैसा मुझे दे देना, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर क्या है? प्लॉट ऑफ लैंड, जिसमें अब इंटरेस्ट किसे होगा? एजेंट को। क्यों होगा? बिकॉज एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट का मतलब क्या है? इस प्लॉट ऑफ लैंड से जो पैसा आएगा उससे वो उसका कमीशन मिलेगा उसको एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट का, तो इसीलिए अब उसने क्या किया। अब ऐसे सिचुएशन में देखो ऐसा मुझे एज अ प्रिंसिपल मुझे ऐसा लग सकता है ना यार, देखो इसको तो 10 लाख रुपए निकालने हैं, प्लॉट मेरा 25 लाख का है, ये अपने 10 लाख निकालने के लिए इसको 15 लाख में बेच देगा,
15 लाख में बेच देगा। 25 लाख का प्लॉट अगर उसने 15 लाख में बेचा तो क्या, इसलिए मैं उसकी एजेंट से रिवोक करना चाहती हूँ, क्या कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकती। एक बार अगर मैंने उसको अथॉरिटी दे दी कि भाई जिस सब्जेक्ट मैटर पर कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उसमें अगर उसको इंटरेस्ट है, जिसके साथ कनेक्शन लगा दिया आपने एजेंसी का, देन इन दैट सिचुएशन ऐसी एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, कभी भी नहीं। ये ध्यान रखना। तो प्रिंसिपल एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि एजेंसी इररिवोकेबल होगी अगर एजेंट पर्सनली इंटरेस्टेड है इन सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजेंसी। आई होप सो 210 तक के आपके सारे सेक्शंस आपको क्लियर है। एक बार रिवाइज करा देती हूँ 201 से 210। 201 में क्या था? रिवोक टर्मिनेशन कभी भी कर सकते, मोड्स दिए गए। 202 क्या था? कपल्ड विथ इंटरेस्ट। 203 204 क्या था? रिवोकेशन कभी भी हो सकता है, बस पार्टली एक्सरसाइज होने के बाद आप रिवोक नहीं कर सकते। उसके बाद 200 203 204 ये थे। 205 में बताया गया था कि 205 206 ये साथ में चल रहे थे रिवोकेशन रिनाउंसिएशन को लेके। 205 में ये बताया गया था कि अगर आपने किसी को, प्रिंसिपल ने एजेंट को या एजेंट प्रिंसिपल को बिना बताए, मतलब रीजनेबल नोटिस दिए बिना ही अगर निकल रहे हैं, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर रहे हैं, देन इन दैट सिचुएशन जो भी लॉस सफर हुआ है दूसरी पार्टी को वो उसको कॉम्पेंसेट करो। रीजनेबल नोटिस दिया तो नहीं करना है। 207 बात करता है ये रिनाउंसिएशन रिवोकेशन एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। 208 बात करता है कि अगर प्रिंसिपल ने रिवोक मतलब अथॉरिटी ले ली, टर्मिनेट कर दिया, तो थर्ड पार्टी को भी बताओ, एजेंट को भी प्रॉपर नोटिस दे देना। उसके बाद 209 बात करता है प्रिंसिपल की डेथ हो जाती है या अनसाउंड हो जाता है, देन इन दैट सिचुएशन क्या होगा कि जो भी एजेंट है उसको वो सारे रीजनेबल स्टेप्स लेने पड़ेंगे टू प्रोटेक्ट और प्रिजर्व द इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल। 2010 बोलता है सब लोग, अगर एक एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट खत्म तो जितने भी सब एजेंट है वो सारे के सारे उनके भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट 2010 तक हमारा डन हो चुका है। अगली बात करेंगे अब इसके बाद के अगले सेक्शंस के बारे में। सेक्शन नंबर 211 ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ एजेंट। थोड़ा सा ही बचा है अभी, मुश्किल से 2-3 पन्ने, 1 2 3 और 4 पेजेस बचे हैं, बस खत्म। अगले 15-20 मिनट में हो जाएंगे। चलो कॉन्सेंट्रेट, बिकॉज इसके बाद के बहुत इजी इजी है, बस पढ़ो, बस जस्ट आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। क्या लिखा है 211 ड्यूटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस और कस्टम्स। सिंपल सी बात है, एजेंट ने हमेशा प्रिंसिपल के जो भी डायरेक्शंस है उस हिसाब से काम करना है। अगर उसको कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया गया है, एजेंट को डायरेक्शन नहीं दिया है, तो अकॉर्डिंग टू द कस्टम, जो भी कस्टम है बिजनेस का, ऑफ द सेम काइंड ऑफ बिजनेस का जो भी कस्टम है उस हिसाब से काम करो। अगर उसने ऐसा काम किया जो कि अदरवाइज है मतलब विद इन अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, विद इन अथॉरिटी नहीं है, इंस्ट्रक्शंस जो कि प्रिंसिपल के जो कि जा सकते थे उस हिसाब से काम नहीं है, देन इन दैट सिचुएशन अगर कुछ भी लॉस हुआ प्रिंसिपल को तो मेक अ गुड लॉस, और अगर प्रॉफिट हुआ तो उसको वापस करो, अकाउंट फॉर इट करो। सिंपल, पहले काम करो जो भी डायरेक्शन दिए उस हिसाब से। डायरेक्शन अगर आप लोग के पास नहीं है तो जो भी कस्टम है उस हिसाब से काम करो। अगर कुछ और अदरवाइज करोगे, प्रॉफिट हुआ वापस करो, लॉस हुआ तो कॉम्पेंसेट करो, गुड करो, लॉस को गुड करो। अगला 212 रीजनेबल केयर लेना है। ऑब्वियस बात है, जब भी कभी प्रिंसिपल या एजेंट काम करते हैं उन्होंने रीजनेबल डिलीजेंस के साथ करना है, एंड एजेंट इज बाउंड टू एक्ट विद such skill which is required for their business। अगर उसने रीजनेबल डिलीजेंस के साथ काम किया है, देन इन दैट सिचुएशन अगर रीजनेबल डिलीजेंस के साथ काम करने के बाद भी अगर कुछ लॉस हुआ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंसिपल अपना खुद बेयर करेगा। लेकिन एक पॉइंट ध्यान से समझना, द एजेंट इज ऑलवेज बाउंड टू एक्ट रीजनेबल डिलीजेंस टू कॉम्पेंसेट टू द प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लॉस बिकॉज ऑफ हिज निग्लेक्ट और मिसकॉन्डक्ट। अगर उसने कुछ भी ऐसा काम किया जिसकी निग्लेक्ट की वजह से प्रिंसिपल को लॉस हुआ, जबकि उसने रीजनेबल केयर नहीं लिया जिसकी वजह से हुआ है। जैसे एग्जाम्पल, मैंने एजेंट को अपॉइंट किया था, मैंने एजेंट को बोला कि एडमिशन ले लेना, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आए, ओके, उसने ट्राई किया उनको कन्विंस करने का, स्टूडेंट बोले कि नहीं हमें यहाँ से नहीं पढ़ना है, वो चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा लॉस नहीं है। लेकिन वो स्टूडेंट्स आए हैं और वो अपना मस्त पबजी खेलने में बिजी है, देन इन दैट सिचुएशन उसने निग्लेक्ट किया हुआ है, उसके जो भी उसको काम बोला गया था वो उसने रीजनेबल केयर और स्किल से नहीं किया है, देन इन दैट सिचुएशन मुझे अगर जो भी लॉस होगा उसके लिए बोल रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। दैट इज 212। अगला 213 रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स। प्रॉपर अकाउंट्स देने का मतलब क्या है, सिर्फ ये नहीं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स दे दिए, ये बैलेंस शीट है, P&L है, जो भी आप लोगों ने अकाउंटिंग एंट्रीज किए हुए उसको सपोर्टेड वाउचर्स होने चाहिए कि ये एविडेंस है, सपोर्टेड वाउचर्स इज नथिंग बट एविडेंस होना चाहिए। अगला 214 टू कम्युनिकेट विद प्रिंसिपल। मतलब क्या,
जो भी एजेंट है उसने सारे ऑल द रीजनेबल स्टेप्स लेने चाहिए जो भी उसको एज ए एजेंट कम्युनिकेट करना है टू द प्रिंसिपल, उसके लिए उसने सारे के सारे स्टेप्स लेने चाहिए। तो 4 सेक्शंस क्या देंगे, पहला जो भी डायरेक्शन है उस हिसाब से काम करो। उसके बाद 211 हो गया, 212 रीजनेबल केयर एंड स्किल के बारे में है, 213 प्रॉपर रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स के बारे में है, 214 जो भी उसको काम कम्युनिकेट करना है वो प्रिंसिपल तक पहुंचाना होगा। 215 और 216 में एक पॉइंट कॉमन है, दैट इज एजेंट शुड नॉट डील ऑन हिज ओन अकाउंट विदाउट द कंसेंट ऑफ द एजेंट, विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल। और अगर उसने एजेंट ने ऐसा कोई भी काम किया जिसमें प्रिंसिपल का कंसेंट नहीं था, जो कि उसके बेनिफिट के लिए था, देन इन दैट सिचुएशन प्रिंसिपल के पास 2 राइट्स होंगे, या तो रेप्यूडाइट करने का ट्रांजैक्शन को, दैट इज 215, या तो फिर क्लेम करने का बेनिफिट, जो भी उसको रिजल्ट जो भी बेनिफिट उसे मिला है उसको वापस करने के लिए, मतलब वो अकाउंट करने के लिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट करने के लिए उससे वो पैसा वापस मांग सकता है, प्रिंसिपल एजेंट से पैसा वापस मांग सकता है। ये कहाँ लिखा है, 216। एग्जाम्पल से समझो, अज्यूम करो कि मुझे एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीदना था, ठीक है, ये बेचना था, चलो एक प्लॉट ऑफ लैंड बेचना था जिसकी वैल्यू थी 10 करोड़ की। ओके, तो मैंने एक एजेंट को अपॉइंट किया। अब एजेंट को क्या था ना, एजेंट को इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट था, तो इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट था इसलिए उसने क्या किया, अगर वो डायरेक्टली खरीदेगा तो मैं 10 करोड़ में ही बेचूंगी, तो उसने क्या किया, उसने थर्ड पार्टी लाया, उसने थर्ड पार्टी के साथ अपनी अलग से डील की और सीक्रेट प्रॉफिट बनाया, जो कि हमारा अगला पॉइंट है, सीक्रेट प्रॉफिट बनाया। उससे बोला कि देख भाई एक काम कर, तू बोल कि इसका मैं 9 करोड़ रुपए दे दूंगा, ठीक है, 9 करोड़ में डील क्लोज करेंगे। तो उसने, लेकिन ये ध्यान रख कि भले ही प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स पे नाम तेरा होगा, ठीक है, भले ही प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स पे नाम थर्ड पार्टी का होगा, लेकिन एक्चुअल में ये जो भी प्रॉपर्टी है उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट एजेंट का होगा, ठीक है। तो एजेंट ने क्या किया, अपने बिहाफ पे किसी एक बंदे को लेकर आया, बोला 9 करोड़ में लेना है, तेरे नाम पे रजिस्टर होगा, और फिर बाद में जाके मैं क्या करूंगा, ये प्रॉपर्टी को मैं तेरे से वापस से ले लूंगा, ये बेनिफिशियल इंटरेस्ट मेरा होगा। देन इन दैट सिचुएशन अगर ये चीज एक्चुअल में एजेंट ने अपने ऑन हिज ओन अकाउंट किया, उसकी वजह से उसने ऐसे विदाउट माई परमिशन किया। दूसरी बात, उसने क्या किया, उसने सीक्रेट प्रॉफिट बनाया, देन इन दैट सिचुएशन आई हैव अ राइट टू रेप्यूडाइट द कॉन्ट्रैक्ट, कैंसिल कर दो सीधा, या फिर जो भी बेनिफिट उसे मिला, यानी कि 1 करोड़ का जो भी बेनिफिट मिला है उसको मैं वापस से मांग सकती हूँ। तो 215 है, 216, ये दोनों भी उसी के बारे में बात करते हैं। इसी के साथ साथ और एक बात की जाएगी आगे जाके, दैट इज ड्यूटी ऑफ मेकिंग सीक्रेट प्रॉफिट्स, मैं उस पर बाद में बात करूंगी क्योंकि उसका एक स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है, ऑलरेडी मैंने एग्जाम्पल दे दिया है, कवर कर लिया है पॉइंट, लेकिन वेट करना, एक सेक्शन नंबर 218 को कवर कर लेती हूँ पहले। 218, agent bound to pay to the principal all the payment which he received on account of principal, प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो भी पैसा एजेंट को आया वापस करो, खत्म। तो ड्यूटी में सबसे पहला ड्यूटी क्या था, देखो 215 हो गया, 216 हो गया, वहां उसके बाद मैं गई थी 218 पे, तो 217 कहाँ है, 217 राइट्स में डाले। अब देखो इसमें मैं भी तुम लोग की हेल्प नहीं कर सकती कि वैसे देखा जाए तो पागल इंसान ने 217 को डाल देना चाहिए था यहाँ पे ड्यूटीज में, ताकि सब लाइन में हो जाता, 218 यहाँ लिख देता, बट पता नहीं उसको क्या दिमाग क्या सूझा होगा, उसने 217 को राइट में डाल दिया, क्योंकि 219 भी राइट के बारे में बात कर रहा है, तो बीच का 218 कहाँ है, तो ड्यूटीज में, ठीक है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना उस बारे में। तो मैं पहले 218 तक रिवाइज करा देती हूँ, फिर हम लोग आगे का देखेंगे क्या क्या लिखा हुआ है, वो मैं एक बार बता देती हूँ, यहाँ तक जितना भी हमारा हुआ ड्यूटीज का। 211 में बोला जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करो, अगर इंस्ट्रक्शन के खिलाफ काम करोगे तो अगर प्रॉफिट हुआ तो वापस करो, लॉस हुआ तो कॉम्पेंसेट करो, टू मेक गुड लॉस करो, इंस्ट्रक्शन नहीं दिए तो कस्टम्स के हिसाब से काम करो। 211 212 में रीजनेबल केयर करना है, रीजनेबल केयर नहीं किया तो प्रिंसिपल को लायबल हो जाएगा एजेंट। उसके बाद 213 में प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करना है, अगर सपोर्टेड वाउचर्स होने चाहिए। 214 में जितना भी एजेंट को कम्युनिकेट करना है प्रिंसिपल को, उसने सारे रीजनेबल स्टेप्स लेने चाहिए टू कम्युनिकेट। 215 216 में अगर आपने कुछ भी एजेंट ने ऐसा काम किया जो उसके बिहाफ पे उसके अकाउंट में है, जो कि इसको पता भी नहीं है, तो रेपिडाइट करने का राइट है, या तो जितना भी बेनिफिट हुआ है उसको क्लेम करने का राइट है। 218 जो भी एजेंट को पैसा मिला है वो सारा प्रिंसिपल को वापस करना इस एजेंट की क्या होती है, ड्यूटी होती है। इसके अलावा अदर ड्यूटीज भी दी गई है, 3 और ड्यूटी जिसका सेक्शन नंबर नहीं है, ठीक है, ये आईसीए का एडिशन है। तो ध्यान से, पहला नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट, क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, तुमने जो रिलेशन है तुम दोनों के बीच का वो फिड्यूशियरी गुड फेथ में काम कर रहे हो, तो अगर आप लोग ऐसा कुछ भी करते हो जो ओवर एंड अबाउट तुम्हारे अग्रीड रेम्यूनरेशन के ऊपर का है और तुमने उसका बेनिफिट लिया, सीक्रेट प्रॉफिट कमाया, तो उसको वापस करना पड़ेगा। उसके अलावा और ड्यूटीज में क्या है,
कि तुम्हारा जो भी एजेंट को काम दिया है वो अपना काम किसी और एजेंट को डेलीगेट नहीं कर सकता। सेक्शन 190 ऑलरेडी डन। नॉट टू यूज कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में जो भी तुमको कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है किसी और को मत बताओ। तो ड्यूटीज वापस से एक बार, पहला इंस्ट्रक्शंस, दूसरा रीजनेबल केयर 211, 212, 213 सपोर्टेड वाउचर्स रेंडर बुक्स ऑफ अकाउंट, 214 कम्युनिकेशन, 215 रेप्यूडाइट, 216 बेनिफिट मिला हुआ वापस करो, 218 जो भी पैसा आया है प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट को वो वापस करो, 217 नीचे राइट्स में जाएगा तब देखेंगे। और इसके अलावा और 3 क्या है, सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बनाने का, उसके अलावा और 2 लास्ट जो दिए नहीं है अलग अपने मर्जी से, नॉट टू डेलीगेट दैट इज 190, एंड उसके अलावा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को नहीं बताना। ये सारी ड्यूटीज किसकी है, एजेंट्स की। अब बात करते हैं राइट्स पे। राइट्स ऑफ एजेंट 217, राइट्स में क्या क्या है, रिटेन अ सम रिसीव्ड। अब राइट किसकी बात कर, राइट की बात हो रही है एजेंट के। रिटेन आउट ऑफ द सम रिसीव्ड ऑन पीज अकाउंट ऑल द मनी ड्यू टू हिम, जितने भी एक्सपेंसेस है जितना भी रेम्युनरेशन है। सो बेसिकली जो भी प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट ने जो भी पैसा कमाया है प्रिंसिपल के बिहाफ पे, अगर एजेंट ने थर्ड पार्टी से जो भी पैसा कमाया है, अज्यूम करते 10 लाख रुपए, तो उसके अगेंस्ट वो चाहे तो जो भी उसका जो भी पैसा मनी ड्यू था, जितने भी उसने एक्सपेंसेस किए थे प्रिंसिपल के लिए या जो भी उसका रेम्यूनरेशन है वो उससे वापस कट करके फिर आगे प्रिंसिपल को बचा हुआ अमाउंट दे देगा। ये कौन सा था, 217। अगला 219, सिंपल सिंपल है, आप सारे पढ़ के भी समझ आएगा। रेम्यूनरेशन के बारे में बात की है 219 एंड 220 में। रेम्यूनरेशन कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट होगा, जैसे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो कस्टमरी बिजनेस के हिसाब से, कस्टम्स के हिसाब से आप पैसा दोगे। अगर ऐसा हुआ कि कोई भी गिल्टी या मिसकंडक्ट हुआ बाय एजेंट तो फिर उसको रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, ये बोला है 220 में। ये गिल्टी वाला पॉइंट बोला है 220 में, और ये रेम्यूनरेशन वाला कॉन्ट्रैक्ट में हिसाब से दिया जाएगा ये बोला है 219 ने। अगला पॉइंट बोलता है 221, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लियन ऑन द प्रॉपर्टी। मतलब क्या, प्रॉपर्टी है प्रिंसिपल की, प्रॉपर्टी है लेकिन इन द पोजीशन ऑफ एजेंट, और प्रिंसिपल ने एजेंट को उसका पैसा नहीं दिया है, तो एजेंट चाहे तो उस प्रॉपर्टी पे लियन यानी कि वो जो भी गुड्स है उनको रिटेन करके रख सकता है तब तक जब तक मैं पैसा वापस न दूं। तो क्या लिखा हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी एन एजेंट टू रिटेन, क्या रिटेन कर सकता है, गुड्स को भी, पेपर्स को भी, प्रॉपर्टी को भी। क्या 3 चीजें रिटेन कर रहा है, गुड्स, पेपर एंड प्रॉपर्टीज। गुड्स, पेपर्स एंड प्रॉपर्टी को रिटेन कर रहा है। प्रॉपर्टी, पेपर्स मतलब क्या, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे, उन पेपर्स को ही उसने अपने पास रख दिया, भाई तू मेरा पैसा दे तब तक मैं पेपर्स नहीं दूंगा, या ये प्रॉपर्टी खाली नहीं करेंगे, या गुड्स वापस नहीं करूंगा। तो उसने रिटेन किया कि गुड्स, प्रॉपर्टी और पेपर्स। फिर वो इमूवेबल हो, प्रॉपर्टी मूवेबल हो, बट ये होनी किसकी चाहिए, पी की होनी चाहिए, ऑफ पी, until the amount due to himself यानी कि एजेंट for any commission, disbursement and service, DCDS, commission, disbursement and services। इन 3 रीजन की वजह से जो भी पैसा एजेंट को ड्यू है वो जब तक अकाउंट नहीं होता तब तक एजेंट चाहे तो लियन रिटेन कर सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना, कंडीशंस है वो लियन रिटेन करने से पहले, एक तो लॉफुली तुमको मिलना चाहिए पैसा, ये जो भी कमीशन, डिसबर्समेंट या सर्विस का जो भी पैसा है वो लॉफुली प्रॉपर एग्जीक्यूशन के लिए मिलना चाहिए। जो भी प्रॉपर्टी, गुड्स, पेपर्स तुम रख रहे हो वो पी का प्रॉपर्टी होना चाहिए, बिलोंग्स टू पी, एंड ऑब्टेन द लॉफुल पोजीशन, उसका लॉफुल पोजीशन तुम्हारे पास होना चाहिए। तो लॉफुल पैसा रिसीव हो रहा है और लॉफुली तुम रिटर्न कर रहे हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बस प्रॉपर्टी पी की हो। लियन कब खत्म होगा, 3 सिचुएशन, या तो पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी गॉन, पोजीशन ही नहीं तो लियन का बात ही खत्म हो गया। दूसरा, अपना ही राइट उसने वेव ऑफ कर दिया कि भाई मुझे नहीं एक्सरसाइज करना है, राइट खत्म हो गया, या तो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू या तो इम्प्लाइडली गुड्स भेज दिए, या तो सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्री, या तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि भाई कुछ भी हो जाए, प्रिंसिपल ने पहले बोला है कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा के लिया एजेंट तू मेरे गुड्स पे लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा के लिया तो बात ही खत्म हो गई। तो 3 सिचुएशन, एक तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा, दूसरा उसने खुद ने लॉस्ट कर दिया राइट, और तीसरा वेव ऑफ कर दिया। इन 3 सिचुएशन में लियन का राइट एक्सरसाइज नहीं होगा, ये ध्यान से करना। 221 इंपॉर्टेंट था, राइट ऑफ इंडेमनिटी क्या लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 222 के हिसाब से प्रिंसिपल इज बाउंड टू इंडेमनिफाई अगेंस्ट ऑल द लॉफुल एक्ट्स डन विद इन हिज अथॉरिटी। क्या लिखा हुआ है, दैट प्रिंसिपल बाउंड टू इंडेमनिफाई, किसको इंडेमनिफाई करेगा रे,
एजेंट को, किस चीज के लिए, जो भी उसने अथॉरिटी में काम किया उसके लिए। एग्जाम्पल से समझो, अज्यूम करो कि रियल एग्जाम्पल देती हूँ, सैंडल वुड पता है, मतलब जो चंदन का जो वुड होता है उसका बहुत वैल्यू होता है। तो हमारे यहाँ पे आसपास एक घर है, वहां पे क्या हुआ था, उन्होंने चंदन का पेड़ लगाया था। तो चोरों ने क्या किया, चोर आए, चंदन का बराबर से बीच का जो मतलब बीच का जो होता है वो सारा उन्होंने क्या किया, कट किया और वो अपने साथ लेके गए। जब वो लोग नहीं थे तब उसने क्या किया, चंदन कट किया, वो पूरा जो भी पेड़ था चंदन का वो कट किया और वो अपने साथ वो पेड़ लेके गए। अब ध्यान से समझना, जो वो चोर लेके गया है, वो चोर ने क्या किया, चोर ने एक एजेंट को अपॉइंट किया इस बात के लिए कि देख, मेरे पास ये चंदन का पूरा वुड है, उसको मुझे सेल करना है, तो तू एक काम कर, तू मुझे कोई ना कोई कस्टमर यानी कि थर्ड पार्टी लाके दे। ठीक है। अब एजेंट को लगा कि हाँ ठीक है उसी का होगा, इसलिए उसने थर्ड पार्टी लाया। थर्ड पार्टी ने पैसे दे दिए, चंदन आ गया इसके पास, और बाद में जाके जो रियल ट्रू ओनर था वो आता है थर्ड पार्टी को बोलने के लिए, भाई तुमने तो चोरी का माल लिया है, वापिस करो। देन इन दैट सिचुएशन उसने क्या किया, थर्ड पार्टी ने एजेंट को जेल में डाल दिया या केस कर दिया, जिसकी वजह से एजेंट का नुकसान हुआ। देन इन दैट सिचुएशन जो भी चोर यानी कि हमारे एग्जाम्पल में प्रिंसिपल था, उसको एजेंट को क्या करना पड़ेगा, इंडिमनीफाई करना पड़ेगा, बिकॉज उसने अपने अथॉरिटी में काम किया और तुम्हारे चक्कर में उसको नुकसान हुआ। देन इन दैट सिचुएशन कुछ भी हो जाए कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। यहाँ पे 222 में कौन कॉम्पेंसेट करेगा, प्रिंसिपल। क्यों, क्योंकि उसने गलत काम किया। और 223 में कौन कॉम्पेंसेट कर रहा है, एजेंट कॉम्पेंसेट कर रहा है, वन एंड द सेम, कोई दिक्कत नहीं। अगला 224, principal is not liable for any acts done by agent which are criminal acts, criminal act के लिए liable नहीं। ठीक है, सो करो, छोड़ देना। 225, principal must compensate for any loss or loss in respect of any injury or his neglect or want of skill। इसका मैंने एक एग्जांपल दिया था, जब पेंटिंग होता है घर का तो वो एक ऐसा डंडी वाला एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसपे फिर वो बंदे बैठ के पेंट करते हैं। ठीक है। तो प्रिंसिपल ने क्या बोला कि भाई ये जो पेंटर था उसको बोला, भाई वो तो एजेंट बन गया प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल ने बोला एक काम कर, मैं तुझे जो भी स्ट्रक्चर है वो बना के दे दूंगा, तो मेरे घर को पेंट कर देना। एज ए एजेंट उसने वो काम किया। तो जब वो एज ए एजेंट था, वो जो स्ट्रक्चर बनाना था वो इतना खराब उसने स्ट्रक्चर बना दिया कि वो सारे के सारे वो गिर गया, और वो जो भी पर्सन था, पेंटर था, उसको बहुत ज्यादा चोटाई नुकसान हुआ। ऐसे सिचुएशन में अगर निग्लेक्ट किसका है, प्रिंसिपल का है, इंजरी हुई एजेंट को, तो प्रिंसिपल ने कंपलसरी एजेंट को क्या करना चाहिए, कॉम्पेंसेट करना चाहिए। इट इज द ड्यूटी टू टेक केयर तुम्हारी थी एज अ प्रिंसिपल, और तुमने अनरीजनेबल रिस्क को मतलब एक्सपोज कर दिया एजेंट को, देन इन दैट सिचुएशन प्रिंसिपल लायबल होगा। अगला पी की लायबिलिटी यानी कि प्रिंसिपल की लायबिलिटी टू द थर्ड पार्टी। एक्चुअल में प्रिंसिपल लायबल होता है लेकिन पर्सनली लायबल नहीं होता है। तो कब लायबल होगा, जब एजेंट कोई भी काम करेगा जो कि उसके विद इन अथॉरिटी है। एजेंट ने अगर ऐसा कोई भी काम किया जो उसके विद इन अथॉरिटी है, प्रिंसिपल लायबल। एजेंट ने कोई भी ऐसा काम किया जो उसके विद इन अथॉरिटी नहीं है, तो फिर नॉट लायबल, प्रिंसिपल नॉट लायबल। ये 226 227 बहुत सिंपल है। 228 में और एक बात बोलिए, ध्यान से समझना, लेकिन जब 227 की बात आती है यानी कि एजेंट ने ऐसा काम किया जो उसके अथॉरिटी के बियॉन्ड का है, एजेंट ने ऐसा काम किया जो उसके अथॉरिटी के बियॉन्ड का है, और वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो सेपरेट हो सकता है कि भाई विद इन अथॉरिटी इतना है, विदाउट अथॉरिटी इतना है। तो जो विद इन अथॉरिटी है आप उसको रेटिफाई करो, उसके लिए आपको, आप विद इन अथॉरिटी है उसके लिए आप बाइंड हो। जो विदाउट अथॉरिटी है फिर आप रेटिफाई करो या तो डिसोन करो, आपकी मर्जी। तो अगर सेपरेट हो सकता है विद इन अथॉरिटी, विदाउट अथॉरिटी सेपरेट करो, विदाउट अथॉरिटी बाइंडिंग, विद अथॉरिटी बाइंडिंग, विदाउट अथॉरिटी नॉट बाइंडिंग। और अगर सेपरेट नहीं हो सकता, अगर सेपरेट नहीं हो सकता तो प्रिंसिपल बिल्कुल भी लायबल ही नहीं, पूरा का पूरा होल ऑफ द ट्रांजैक्शन ही खत्म हो जाएगा। अगर सेपरेट नहीं हो सकता है तो एजेंट का जो भी एक्ट है वो रेटिफाई भी नहीं किया प्रिंसिपल ने, तो सीधा सीधा रिजेक्ट हो गया, बात खत्म हो गई। और ये 228 जब आप देखते हो तब एक एक्सेप्शन है 237 का, यानी कि क्या, कि भाई तुमने जब सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट सेपरेट तो नहीं हो सकता है, और जब बात हुई 237 क्या एक्सेप्शन है, मतलब क्या, जब तुमने रिप्रेजेंट किया था तो इट वाज समथिंग कि तुमने थर्ड पर्सन को ऐसा दिखाया कि थर्ड पर्सन ने गुड फेथ में काम किया, और थर्ड पर्सन ने गुड फेथ में इसलिए काम किया बिकॉज तुमने इस तरीके से शो किया कि भाई एजेंट के पास तो अथॉरिटी है, ठीक है, जबकि एजेंट के पास अथॉरिटी नहीं है, फिर भी तुमने किया। देन इन दैट सिचुएशन प्रिंसिपल अगेन लायबल। तो मैं एक बार समअप कर देती हूँ प्रिंसिपल की लायबिलिटी को, चार्ट। पहला मैंने ये लिखवा के भी दिया था क्लास के टाइम पे, अगर आपको याद होगा। पहला,
प्रिंसिपल की लायबिलिटी होगी अगर एजेंट ने विद इन अथॉरिटी काम किया। एजेंट विद इन अथॉरिटी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट सेपरेट हो सकता है, विद इन अथॉरिटी वाला बाइंड हो जाएगा, विदाउट अथॉरिटी बाइंड नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट सेपरेट ही नहीं हो सकता, या तो रेटिफाई करो या तो डिसोन करो, रेटिफाई किया बाइंड हो जाएगा, डिसोन किया बाइंड नहीं होगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कि भाई प्रिंसिपल ने इस तरीके से शो ऑफ किया या इस तरीके से थर्ड पार्टी को इंड्यूस किया कि भाई तुम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाओ, क्योंकि एजेंट के पास अथॉरिटी है और उसकी वजह से थर्ड पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, देन अगेन प्रिंसिपल बाइंड होगा। आई होप सो यू आर क्लियर। 229 की बात करते हैं। 228 हो गया, 229। 229 मतलब वेरी सिंपल, जो भी नोटिस एजेंट को दिया है तो इट इज एज गुड एज कि प्रिंसिपल को भी सारा नोटिस दे दिया, सारी इन्फॉर्मेशन प्रिंसिपल को दे दी। एजेंट को पता है, प्रिंसिपल को भी पता है, बात खत्म हो गई। अगला 238। 238 इंपॉर्टेंट समझ लो। अगर कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन किया गया है या कोई भी फ्रॉड कमिट किया है, किसने किया है रे? बाय एजेंट। एजेंट ने कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन किया, झूठ बोला है, मिसरिप्रेजेंटेशन किया है, फ्रॉड किया है, कुछ भी किया है, देन ऑब्वियसली इन द एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल के ऑर्डिनरी एज ए एजेंट की कैपेसिटी में फ्रॉड किया है, एज द सेम इफेक्ट एज इफ डन बाय प्रिंसिपल। मतलब अगर एजेंट ने फ्रॉड किया, मिसरिप्रेजेंटेशन किया, तो इट इज एज गुड एज कि भाई मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉड प्रिंसिपल ने भी किया है। बस ये ध्यान रखो, एजेंट विद इन अथॉरिटी काम करे। अगर उसने विदाउट अथॉरिटी काम किया तो नहीं लायबल। ठीक है, सिंपल। तो विद इन अथॉरिटी है, अब ध्यान से, इधर भी विद इन अथॉरिटी है लेकिन फ्रॉड है तो प्रिंसिपल लायबल। विद इन अथॉरिटी नहीं है, विद इन अथॉरिटी नहीं है एंड फिर फ्रॉड हुआ तो प्रिंसिपल इज नॉट लायबल। नेक्स्ट, पर्सनल लायबिलिटी। इसको लेके मैं एक चार्ट बनाऊंगी जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, शायद आज नहीं तो कल तक डाल दूंगी, तो द चार्ट आप बाद में ले लेना वहां से। पर्सनल लायबिलिटी ऑफ एजेंट टू द थर्ड पार्टी, सेक्शन नंबर 230 इंपॉर्टेंट। एजेंट कब लायबल होगा? एक्चुअली में सारी सिचुएशन में प्रिंसिपल लायबल होता है, एजेंट तो लायबल होता ही नहीं है। बट ऐसे कुछ सिचुएशंस होंगे जहां पे एजेंट लायबल होगा। कब एजेंट लायबल होगा? वो भी कब, मतलब ऐसा हो सकता है कि भाई एजेंट को बोला जाए कि भाई तू लायबल भी है और तू कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स भी कर। कब होगा? ए कैन नीदर बी sued, यूजुअल कोर्स में तो एजेंट कैन नीदर बी sued नॉर कैन बी एनफोर्स टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। बट एक्सेप्शन, पहला कि भाई तुम्हारा जो प्रिंसिपल है वो फॉरेन प्रिंसिपल है, फॉरेन पे तो इंडियन लॉज लगते नहीं, तो एजेंट को ही पकड़ना पड़ेगा। दूसरा, प्रिंसिपल का नाम ही नहीं बताया, बात खत्म हो गई। प्रिंसिपल इनकॉम्पिटेंट हो गया है, एग्जिस्टेंस से ही खत्म हो गया, डेथ हो गई, बात खत्म। प्रिटेंडेड एज एजेंट 237, अगर आप लोगों ने इस तरीके से प्रिटेंड किया है कि सामने वाला आपका एजेंट है, ध्यान से समझना। 237 में बताया प्रिटेंडेड एजेंट। अब 235 में क्या बताया? भाई तुम एक्चुअल में तो एजेंट हो नहीं लेकिन फिर भी एज ए एजेंट काम किया है, then principal does not ratify it and disown, the principal does not rectify but disowned it। मतलब क्या? तुमने pretended as a agent किया लेकिन प्रिंसिपल को ये बात पता नहीं है, then in that situation agent to liable होगा ही होगा। pretended as agent and excessive authority, तुमने अपने अथॉरिटी के बियॉन्ड काम किया, एजेंट विल बी लायबल। तो 5 सिचुएशन: एक्सेस अथॉरिटी, प्रिटेंडेड एज एजेंट, फॉरेन प्रिंसिपल है तुम्हारा, प्रिंसिपल का नाम ही नहीं बता दिया, डिस्क्लोज ही नहीं किया, या तो प्रिंसिपल की डेथ होगी या इनकॉम्पिटेंट हो गया। 5 सिचुएशन, एजेंट विल बी लायबल। अगला ये कौन सा था? सेक्शन नंबर 230, लास्ट 4 सेक्शंस। राइट्स ऑफ थर्ड पार्टीज, राइट्स ऑफ थर्ड पार्टीज है। थर्ड पार्टी क्या कर सकता है? बहुत चिंदी है, ध्यान से देख लो। 231 में क्या लिखा है कि एजेंट कॉन्ट्रैक्ट विद द थर्ड पार्टी, एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया थर्ड पार्टी के साथ। ये ध्यान से है, ये थोड़ा मॉड्यूल का लैंग्वेज हमें वापस से देखना है। एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया? थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। लेकिन थर्ड पार्टी को ये नहीं पता, नीदर नोज नॉर हैज द रीजन टू सस्पेक्ट दैट ही इज द एजेंट। एजेंट ने इस तरीके से काम किया कि भाई थर्ड पार्टी को पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये एज ए एजेंट काम कर रहा है, ना कि एज ए प्रिंसिपल। मतलब उसको वो बंदा एजेंट है ये पता ही नहीं है थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी को लग रहा है यार यही मेन बंदा है, उसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है हमारा। तो अगर एजेंट ने इस तरीके से काम किया जिसकी वजह से थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में हो रहा है और थर्ड पार्टी का ना ही थर्ड पार्टी को पता है, नीदर नोज नॉर हैज एनी रीजन टू सस्पेक्ट कि भाई उसको कोई डाउट भी नहीं है दैट ही इज अ एजेंट, देन प्रिंसिपल जो भी होगा उसको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास सारे वो राइट्स होंगे जो कि उसको थर्ड पार्टी को होने चाहिए अगेंस्ट प्रिंसिपल ऑल्सो एंड एजेंट ऑल्सो। बिकॉज अगर उसे पता होता, बिकॉज अगर थर्ड पार्टी को पता होता कि भाई तुम प्रिंसिपल हो तो मैं तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं होता, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम प्रिंसिपल हो और मेरे पास कोई रीजन भी नहीं था सस्पेक्ट करने का, तो इसलिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया मैं।
तो अगर थर्ड पार्टी को कुछ भी नुकसान हुआ तो थर्ड पार्टी प्रिंसिपल को भी लायबल कर सकता है एंड एजेंट को भी लायबल कर सकता है। तो ये बात ध्यान रखना कि इसके लिए लैंग्वेज एक बार मॉड्यूल से देख लेना, क्योंकि आप लोगों को याद रहने के लिए, मतलब याद रखने के लिए आपको एक दो बार वो लैंग्वेज समझना पड़ेगा, बिकॉज सेक्शन समझ आएगा, लैंग्वेज में पढ़ना पड़ेगा। 232 where one party makes a contract with the another without knowing that he is the agent, then such former may perform the contract subject to the rights and obligations between third party agent and third party। बेसिकली एजेंट को परफॉर्म करना पड़ेगा, इतना ही बोला है 232, इग्नोर किया तब भी चलेगा। 233 कि जब भी थर्ड पार्टी सूट फाइल करेगा तब वो प्रिंसिपल के अगेंस्ट भी कर सकता है, एजेंट के अगेंस्ट भी कर सकता है और दोनों के अगेंस्ट भी कर सकता है। एंड 234 अगर थर्ड पार्टी ने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भाई इंड्यूस करके ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई एजेंट को या तो प्रिंसिपल को, दोनों में से किसी भी एक को बोला, एजेंट को बोला देख मैं तेरे अगेंस्ट कुछ भी केस नहीं करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, प्रिंसिपल को बोला मैं तुम्हारे अगेंस्ट ही में से भी एजेंट के अगेंस्ट केस करूंगा, तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और बाद में जाके कांड हुआ तो जिसको भी तुमने बोला है कि भाई मैं तुम्हारे अगेंस्ट केस नहीं करूंगा, उसके अगेंस्ट तुम केस नहीं कर सकते। ऐसा कुछ तो बकवास सेक्शन है, पढ़ना है पढ़ो वरना छोड़ देना। 233 234 ठीक है, 232 234 ठीक है, वन सिर्फ देख लेना, 230 इंपॉर्टेंट है, 231 थोड़ा सा देखना है, 238 ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो इसी के साथ ये सारे सेक्शंस हमारे खत्म हो जाते हैं। एक बार चाहिए तो सेक्शन नंबर्स का रिवीजन कर लेते हैं। मैंने यहाँ तक रिवाइज किया था, राइट्स के बाद मेरे सेक्शन नंबर रिवाइज नहीं किए। राइट्स में 217 है, जहाँ पे जो भी पैसा राइट मिला है, राइट में एजेंट का राइट है, तो एजेंट को जो भी पैसा मिला है उसमें से अपने शेयर हटा के फिर, मतलब पैसा हटा के फिर बचा हुआ पैसा प्रिंसिपल को दे सकता है। 219 में रेम्यूनरेशन की बात हुई है, या तो कॉन्ट्रैक्ट में बताया या तो नहीं बताया, तो जिस हिसाब से 220 बोलता है कि अगर तुम लोगों ने ऐसा कुछ भी कांड किया एज ए एजेंट की जो जिसके लिए तुम गिल्टी हो, मिसकॉन्डक्ट है, तो फिर तुमको रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। 221 लियन के बारे में बात करता है कि प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी पे हक जमाओ। 222 अगर 223 अगर एजेंट या प्रिंसिपल का कुछ भी ऐसा कांड है जिसके वजह से किसी दूसरे मतलब प्रिंसिपल या एजेंट को नुकसान हुआ, जबकि तुम विद इन अथॉरिटी हो तब भी तो कॉम्पेंसेट करके खत्म करो। 224 क्रिमिनल एक्ट्स के लिए लाइबिलिटी नहीं। 225 अगर ऐसा हुआ कि प्रिंसिपल ने एक्सपोज कर दिया अनरीजनेबल रिस्क के लिए, वो पेंटर वाला एग्जांपल, तो फिर लाइबिलिटी होगा। 226 प्रिंसिपल यूजुअली लाइबल होता ही है। 227 प्रिंसिपल लाइबल नहीं होगा। इफ अगर विद इन अथॉरिटी है तो क्या होगा, विद इन अथॉरिटी है तो लाइबल, विद इन अथॉरिटी नहीं, विद इन अथॉरिटी है तो लाइबल, विद इन अथॉरिटी नहीं है लेकिन सेपरेट कर सकते हो, तो जो सेपरेट हो सकता है विद इन अथॉरिटी वो लायबल, जो नहीं है विदाउट अथॉरिटी वो लायबल नहीं। सेपरेट ही नहीं हो सकता, बात ही खत्म, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके एक्सेप्शन है कि भाई तुमने थर्ड पार्टी को इस तरीके से इंड्यूस करके दिखाया कि भाई इसके पास तो अथॉरिटी है प्रिंसिपल ने, तो फिर प्रिंसिपल लायबल होगा। इसके बाद 238 में ये लिखा था कि भाई प्रिंसिपल तब लायबल होगा जब एजेंट विद इन अथॉरिटी काम करेगा, फिर भले ही वो फ्रॉड क्यों ना करे, एंड लेकिन अगर विदाउट अथॉरिटी फ्रॉड करेगा तो फिर लायबल नहीं। बट इस सब पे एक पॉइंट बहुत भारी पड़ता है, दैट थर्ड पार्टी ने अगर गुड फेथ में काम किया, आती खत्म हो जाती है, कुछ भी हो जाए प्रिंसिपल लायबल होता है, बाद में तुम रिकवर करो। 229 नोटिस दिया है एजेंट को तो प्रिंसिपल को भी दे दिया। 238 हो गया। 230 प्रिटेंडेड एजेंट कब लायबल होगा, 5 सिचुएशन में। एंड 231 इंपॉर्टेंट था कि जहाँ पे थर्ड पार्टी को राइट मिलेगा कि भाई तुम प्रिंसिपल है ये पता हो तो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट ही ना करता, तुम्हारी वजह से मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया तो अब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन यही खत्म हो जाता है। बहुत सारे मेहनत करने के बाद ये नोट्स बनाए हुए हैं, तो थोड़ा सा प्लीज अप्रिशिएट करो, थोड़ा सा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे भी अप्रिसिएशन का मतलब मुझे भी ये मोटिवेशन रहे कि जो भी मैं स्टूडेंट्स तक पहुंचाना चाहती हूँ वो स्टूडेंट्स तक पहुंच रहा है। और अगर कुछ भी दिक्कत है, डाउट है, तो मैंने ऑलरेडी मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स बता के रखे हुए हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी है, नीचे लिंक पे देख लेना। इंस्टाग्राम पे भी है कटारिया.तेजल, या तो फिर व्हाट्सएप भी है, और दूसरा तीसरा मैंने टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, नहीं तो सीधा यहीं पे कमेंट कर दो, आई विल रिवर्ट बैक। ठीक है, इसी के साथ ये सेशन यही खत्म होता है। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टेक केयर एंड बाय बाय।